क्वेश्चन नंबर 10, राइट? 10 में लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम हुआ होगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं एक बार। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व हुआ था? क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व हो गया था? कोई दिक्कत तो नहीं हुई? क्या आंसर आया था क्वेश्चन नंबर 9 का? कुछ लोगों का आंसर है बी और कुछ लोगों का आंसर आ रहा है सी। देखिए, पहले मैं बात कर लेता हूं क्वेश्चन नंबर 9 का एक बार, ठीक है? चांसेस है कि लोगों ने सिली मिस्टेक किया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में जब आप y की वैल्यू निकालना चाहोगे तो यहाँ पे y+1 है, यहाँ पे 8 है, तो आपने इजीली क्या किया, आपने y+1 को इक्वल टू 8 किया और वहां से y का वैल्यू आ गया होगा 7। वहां से y का वैल्यू आ गया होगा 7। तो आपके दिमाग में मोस्ट पॉसिबली a, c और d, b में से कोई आ रहा होगा। फिर x की वैल्यू निकालने के लिए आपने ये टेक्निक लगाई होगी कि यहाँ पे a11 इज 3x + 7 और यहाँ पे इट इज 0, तो आपने लगाया होगा 3x + 7, 3x + 7 इज इक्वल टू 0 किया होगा आपने, और यहां से x का वैल्यू निकल कर आया -7/3। यहां से x का वैल्यू निकल कर आया -7/3। उसके बाद आपने ट्राई किया होगा ये सेकेंड वाला, विच इज 2 - 3x, एंड 2 - 3x कितना है, 4 है कि -4 है? 4 है। So 2 - 3x is equal to 4। जब आपने ये लगाया होगा तो यहां से आपको x का वैल्यू मिला होगा -2/3। यहां से x का वैल्यू मिला होगा -2/3। अब यहां पे लोगों ने क्या किया कि -7/3 तो ऑप्शन में आया नहीं है, तो लोगों ने देखा कि y का वैल्यू 7 आया था और x का वैल्यू -2/3 वो यहां पे दिख रहा है, तो लोगों ने ऑप्शन सी मार्क कर दिया। बट द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ये गलत हो जाएगा। द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड। इसका आंसर होगा नॉट पॉसिबल टू फाइंड, ठीक है? ये ऐसे क्यों? बिकॉज दो अलग अलग वैल्यू आ रही है। अब देखो यार, मैट्रिक्स एक है, वेरिएबल x दिख रहा है, तो वो x जहां जहां पे होगा उस मैट्रिक्स में उस वेरिएबल की वैल्यू हर जगह पे तो वही रहनी चाहिए ना, हर जगह पे वही रहनी चाहिए। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक जगह के लिए -7/3 और एक जगह के लिए -2/3? नॉट पॉसिबल। अगर आप सेकेंड वाला में x का वैल्यू -7/3 रखते हो तो वो 4 नहीं होगा। अगर आप इस ऊपर वाले में x का वैल्यू -2/3 रखते हो तो वो 0 नहीं होगा। तो यहां से आपको इनफैक्ट आई थिंक ये लिखने की भी जरूरत नहीं थी, इतना तो लोगों ने अपने आंखों से ही कत्ल कर दिया होगा क्वेश्चन का, ये देख के कि यार इधर से x का वैल्यू अलग आ रहा है, उधर से x का वैल्यू अलग आ रहा है, दो अलग अलग x की वैल्यूज आ रहे हैं, तो द आंसर शुड बी नॉट पॉसिबल टू फाइंड। द आंसर शुड बी नॉट पॉसिबल टू फाइंड, ठीक है? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3 विथ ईच एंट्री 1, 1 और 0। तो यहां पे हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1 एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 10। अब इसको करने से पहले गाइस, परम्यूटेशंस चैप्टर में मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल याद है? कितनों को मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल याद है? एनीवन? कौन है इधर जिसको मल्टीप्लिकेशन याद है? एनीवन? नेटवर्क प्रॉब्लम, त्रिपुरारी नेटवर्क प्रॉब्लम का इशू कितना बार दोगे? अब आप लोग अब जेई के लिए टारगेट कर रहे हो, जेई को टारगेट कर रहे हो, तो नेटवर्क प्रॉब्लम का एक्सक्यूज नहीं चलेगा ना।
हाँ आनंद, एंड वाला अनम्यूट करके बताओ। सर मतलब कि कोई चीज है, उसको करने के लिए कितने तरीके लग सकते हैं और करके। बस इतना। उतने अच्छे से याद नहीं है, बस छोटा सा एंड वाला याद था, जिसमें कोई चीज करने में एंड आए तो उसमें मल्टीप्लिकेशन लगाते हैं, और जिसमें और आए उसमें एडिशन। अच्छा चलो मैं आपको एक बार याद कराता हूँ मैंने इसको किस एग्जाम्पल से कराया था, क्योंकि मैं हर क्लास में उसी एग्जाम्पल से शुरू करता हूँ। तो मान लो कि 4 शर्ट्स हैं, 3 ट्राउजर्स हैं, और मैंने विराट कोहली को ऑर्डर दिया है। मैंने विराट कोहली को ऑर्डर दिया है कि तुमको मैंने 4 शर्ट दिए हैं, 3 ट्राउजर दिए, एक शर्ट और एक ट्राउजर पहन के बाहर निकलो। ठीक है, अब हुआ क्या? हाँ, अब हुआ क्या कि उसको शर्ट के 4 ऑप्शंस दिए मैंने और ट्राउजर्स के 3 ऑप्शंस दिए। मेरा क्वेश्चन है कितने अलग अलग शर्ट्स और ट्राउजर्स के कॉम्बिनेशन में वो बाहर निकल सकता है। ठीक है ना, कितने अलग अलग शर्ट्स और ट्राउजर्स के कॉम्बिनेशन में वो बाहर निकल सकता है। तो आई बिलीव सबको इसका आंसर याद होगा। 4 into 3 करोगे 12, या तो लोग यहाँ पे 12 याद करते हैं बोलते हैं, या फिर 7 बोलते हैं। तो चलो मान लो कि उसने शर्ट 1 पिक की थी। अब यहाँ पे उसको शर्ट भी पहनना है, उसको ट्राउजर भी पहनना है। ऐसा नहीं होगा कि खाली एक शर्ट पहन कर आएगा, या ऐसा नहीं होगा कि खाली एक ट्राउजर पहन कर आएगा। अगर ऐसा केस हो तो लात मार दिया जाएगा। वो तभी पॉसिबल है जब दोनों पहन के आएगा। ठीक है, तो जब शर्ट 1 पहनकर आया वो, जब शर्ट 1 उसने पिक किया, ठीक है, आफ्टर पिकिंग शर्ट 1 he has 3 options for the trousers. It can be T1, it can be T2, it can be T3. He has 3 options for trousers, right? After picking shirt 1, shirt 1 को उठाने के बाद 3 अलग options थे उसके बाद। मान लो उसने शर्ट 1 की जगह शर्ट 3 पिक किया, तो उसके पास कितने ऑप्शन है ट्राउजर्स के लिए? अभी भी उसके पास 3 ऑप्शन है। अभी भी उसके पास 3 ऑप्शन है। तो ऐसे हमको क्या देखने को मिल रहा है कि कोई भी शर्ट अगर वो पिक करता है, कोई भी शर्ट वो पिक कर रहा है, फॉर एनी शर्ट, फॉर एनी शर्ट he has further 3 options in trousers, right? He has further 3 options. कोई भी शर्ट उठाने के बाद अगला काम करने के लिए, फॉर द नेक्स्ट वर्क लिख देता है, फॉर द नेक्स्ट वर्क, अगला काम करने के लिए उसके पास 3 ऑप्शन है। तो क्या ऐसे बोले? मेरी मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे अगर हम कोई भी शर्ट अगर उठाते हैं तो उसके लिए अगला काम करने के लिए मेरे पास 3 ऑप्शंस प्रेजेंट है, और मुझे दोनों काम करना है। मुझे शर्ट पहनने वाला काम भी करना है, मुझे ट्राउजर पहनने वाला काम भी करना है। तो यहां हम टोटल नंबर ऑफ वेज, यहां हम टोटल नंबर ऑफ वेज बोलते हैं, इंडिविजुअल कामों का नंबर ऑफ वेज लिखेंगे। जैसे पहला काम को करना, शर्ट पहनने के 4 तरीके थे, शर्ट के 4 ऑप्शन से, ट्राउजर के 3 ऑप्शन से, तो मैंने इनको मल्टीप्लाई किया, इनको मल्टीप्लाई करके मेरे को मिल गया 12, इनको मल्टीप्लाई करके मुझे मिल गया 12। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन रूल क्या कहता था? मल्टीप्लिकेशन रूल भी कुछ यही कहता था कि अगर एक काम को करने के ए रास्ते हैं, दूसरे काम को करने के बी रास्ते हैं, और अगर आपको दोनों कामों को करना है, या तो आपने पहले के बाद दूसरे को किया, या फिर आपने दूसरे के बाद पहले को किया, लेकिन आप दोनों काम को करना चाहते हो, आप दोनों में से कोई एक को छोड़ोगे नहीं, तो एक के बाद एक वाला फंडा है कि पहला किया फिर दूसरा, या फिर दूसरा किया उसके बाद पहला काम किया, दोनों काम कर रहे हो। तो इस केस में जो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग द एंटायर वर्क होता है, दैट इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंडिविजुअल कामों का वेज, मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंडिविजुअल कामों का वेज। जैसे पहला काम को करने के ए रास्ते थे, अगले काम को करने के बी रास्ते थे, क्योंकि हमको दोनों कामों को करना था, तो हमारा टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएगा दोनों को करने का ए इंटू बी। ठीक है, अब इसी लॉजिक को अगर मैं लगाऊं क्वेश्चन नंबर 10 के लिए, तो क्वेश्चन नंबर 10 में
मेरे को 3x3 का मैट्रिक्स दिया हुआ है। 3x3 का मैट्रिक्स देने का मतलब है कि उसमें कितने एलिमेंट्स हो गए, उसमें हो गए 9 एलिमेंट्स। ठीक है, अब बताइए, कोई भी अनम्यूट करके बता सकता है इसमें से पहला काम को करने के कितने रास्ते होंगे? पहला काम को करने के कितने रास्ते? 2 रास्ते, क्योंकि या तो यहाँ पे हम 0 रखेंगे, या तो हम इसको 0 से फिल करेंगे, या फिर हम इसको 1 से फिल करेंगे, राइट। तो इस काम को करने के मेरे पास 2 वेज हो गए, या तो हम पहले 0 से करेंगे या फिर 1 से करेंगे, तो इसको करने के मेरे पास 2 वेज हो गए। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे भी या तो 0 जाएगा या फिर 1 जाएगा, तो इसको भी करने के कितने रास्ते हो गए? इसको भी फिल करने के 2 वेज हो गए, इसको भी फिल करने के 2 वेज। तो यहाँ पे हर एक प्लेस को फिल करने के कितने रास्ते हैं? हर एक प्लेस को फिल करने के 2 रास्ते ही हैं। और हम यहाँ पे पूरा काम करना चाहते हैं। पूरा काम मतलब हम 9 के 9 प्लेसेस को फिल करना चाहते हैं। क्या इसमें से किसी प्लेस को आप खाली छोड़ोगे? क्या इसमें से किसी प्लेस को खाली छोड़ोगे आप लोग? नहीं छोड़ोगे, राइट। हमको सारा प्लेसेस को फिल करना है। हर प्लेस को फिल करने के कितने रास्ते होंगे? हर प्लेस को फिल करने के 9 रास्ते हैं। तो उस हिसाब से अगर हम टोटल नंबर ऑफ वेज की बात करें, तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2। ये 2 कितना बार मल्टीप्लाई होगा? जितना जगह है, क्योंकि हर जगह को फिल करने के 2 रास्ते थे और ऐसे 9 जगह है, तो हम 2 को 9 बार मल्टीप्लाई करेंगे। और 2 को 9 बार मल्टीप्लाई करने का मतलब 2 टू द पावर 9, जिसका वैल्यू बन जाएगा 512, जिसका वैल्यू बन जाएगा 512। एम आई क्लियर? जिनको दिक्कत थी क्वेश्चन नंबर 10 में, एम आई क्लियर नाउ? राघवेंद्र, आकाश, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे? आकाश, समझ में आया? ठीक, अब आगे बढ़ते हैं गाइस। लास्ट क्लास में हम लोग कहीं ना कहीं ऑपरेशन और मैट्रिसेस पे थे, ठीक है। और जहां तक मुझे याद है, हमने इक्वालिटी ऑफ 2 मैट्रिसेस डिस्कस किया था। जस्ट गिव मी अ कंफर्मेशन, क्या हम यहीं पे रुके हुए थे लास्ट टाइम? एक बार कंफर्मेशन दे दो, मैं थोड़ा सा, मुझे याद नहीं आ रहा। इसी पॉइंट पे कहीं पे हम रुके थे, राइट? हाँ, तो इक्वालिटी ऑफ 2 मैट्रिसेस, 2 मैट्रिसेस इक्वल कब होंगे? पहला, जब वो सेम ऑर्डर के होंगे। जब वो सेम ऑर्डर के होंगे। एक बार एक क्विक रिकैप करते हैं क्या? लेट मी रिकॉल। मैं कुछ लोगों का नाम लेता हूँ, उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, वो जल्दी से अनम्यूट करके बताएंगे आंसर, ठीक है? आद्या, एक बार अनम्यूट कीजिए खुद को। यस सर। मैट्रिक्स क्या होता है बताओ जल्दी से। किस टाइप की चीजें देखने को मिलती है आपको मैट्रिक्स में? नंबर्स और कॉलम का अरेंजमेंट। नंबर्स का अरेंजमेंट होता है, किस फॉर्म में होता है? फिर रेक्टेंगुलर फॉर्म। रेक्टेंगुलर फॉर्म में, राइट। ओके, और उसमें हम कहीं ना कहीं रोज और कॉलम्स में नंबर्स को या सिंबल्स को अरेंज करते हैं, राइट। आकाश, एक बार अनम्यूट कीजिएगा खुद को। आकाश, मेरे को बताओ ये ऑर्डर क्या होता है? एक मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है? सर m इंटू n। m इंटू n बोलोगे? वो m और n होता क्या है उसमें? सर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो। हाँ, तो कहीं ना कहीं हम वहाँ पे ऑर्डर जब पूछते हैं तो हम इनडायरेक्टली ये पूछ रहे होते हैं कि उसके नंबर ऑफ रोज कितने हैं और उसके नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, राइट? यस सर। आशीष, एक बार म्यूट करना खुद को। यस सर। एक मैट्रिक्स में हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे? सर ऑर्डर को सर सेम, और जितना ऑर्डर रहेगा कॉलम
कॉलम और रो को मल्टीप्लाई करने के बाद सर। तो अगर एक मैट्रिक्स का ऑर्डर है A क्रॉस B, यस सर। तो उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे? ए भी होंगे सर। A भी हो जाएंगे। वेरी गुड, थैंक यू। और क्या बात किया था हम लोगों ने? टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। हाँ, आनंद एक बार म्यूट करना। यस सर। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? सर जिसमें m और n मतलब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो। अच्छा, और उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे फिर? n नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? n होंगे। n इंटू n सर, n into मतलब n इंटू n। हाँ ठीक है। अंजन, यस सर। एक बार मेरे को हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स और वर्टिकल मैट्रिक्स बताओ क्या होता है? सर हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स जिसमें सर जो हॉरिजॉन्टल में ज्यादा हो, मतलब नंबर ऑफ कॉलम ज्यादा हो नंबर ऑफ रोज से। एग्जैक्टली, नंबर ऑफ कॉलम ज्यादा हो नंबर ऑफ रोज से। वर्टिकल में क्या हो जाएगा? उल्टा। वर्टिकल में सर वो नंबर ऑफ रोज ज्यादा हो नंबर ऑफ कॉलम से। हाँ ठीक है। दीप एक बार म्यूट करना। यस सर। रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स क्या होता था? सर रो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ वन रो हो और कॉलम मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो। अच्छा, कॉलम मैट्रिक्स में जैसे आपने बोला सिर्फ एक कॉलम है, नंबर ऑफ रोज के ऊपर कोई कंडीशन? नंबर ऑफ रोज के ऊपर कोई कंडीशन कॉलम मैट्रिक्स में? क्या हो गया? मैं कह रहा हूँ कि कॉलम मैट्रिक्स में एक कॉलम आपने बोला है, उसमें नंबर ऑफ रोज के ऊपर कोई कंडीशन रहती है क्या? नो सर। कोई कंडीशन नहीं रहती, राइट? निधि। यस सर। ये सब जो टाइप्स अभी हमने डिस्कस किया, स्क्वायर, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, रो, कॉलम, ये सब हम किस बेसिस पे डिवीजन हमने बात किया? ऑर्डर के बेसिस पे। ऑर्डर के बेसिस पे। दूसरा क्या था? सर ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट्स। ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट। कोई एक बताओ तो, ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट। सर स्केलर मैट्रिक्स जिसमें सर वो डायगोनल मैट्रिक्स हो और उसका सारा जो डायगोनल एलिमेंट्स हो वो इक्वल हो। सारा डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल हो, राइट, ग्रेट। राघवेंद्र एक बार अनम्यूट कीजिएगा खुद को। राघवेंद्र, क्या हो गया? सर नेटवर्क ही रहता, बोलिए फिर। अच्छा, ये जो अभी निधि ने डायगोनल मैट्रिक्स बोला, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? सर नहीं सुने नेटवर्क इशू सुने नहीं। अच्छा, आप बताओ डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? डायगोनल में से जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल वैल्यू के अलावा जितना नॉन डायगोनल वैल्यू है सारी जीरो, जिसमें सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो। व्हाट अबाउट डायगोनल एलिमेंट्स? कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। रविशंकर अनम्यूट करना। रविशंकर। यस सर। ये स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? सर जिसमें 1 1 होता है सिर्फ। ऐसे बोलोगे और गलत बोले हो वैसे तो। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? नहीं याद था। जेक करोगे इस तरीके से लगता है आपको? एक ही क्लास हुई है अभी तक, खाली थ्योरी के ऊपर क्लास हुई है। खाली टाइम पे क्लास ज्वाइन करना रवि। अगर इससे लोग जेई क्लियर कर लेते ना तो 80% लोगों की जेई निकल रही होती। ठीक है, पहली क्लास है। और खराब बात क्या लगी मेरे को, मैंने वही क्वेश्चन पूछा जो मैंने निधि से पूछा था, तो निधि ने जो आंसर किया, मैं बस इतना जानना चाहता था कि आपने उस पर ध्यान दिया है कि नहीं।
निधि से मैंने स्केलर मैट्रिक्स, रिकॉर्डिंग सुन लेना, पता चल जाएगा। निधि से स्केलर मैट्रिक्स पूछा, फिर राघवेंद्र से डायगोनल मैट्रिक्स पूछा और आपसे दोबारा स्केलर मैट्रिक्स पूछ रहा, तो आप इतना भी नहीं बता पाए हो। रिया अनम्यूट कीजिएगा खुद को। रिया अनम्यूट कीजिएगा खुद को। रिया, इतना टाइम लगता है अनम्यूट करने में? हेलो रिया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? सर, जिसका सर डायगोनल 1 180 सब 0 हो। और जीरो मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स में फिर अंतर क्या है? हेलो, जीरो में सर जीरो मैट्रिक्स सब नल मैट्रिक्स और एलिमेंट सब 0 होते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स में सर जीरो मैट्रिक्स और जो नल मैट्रिक्स होते हैं जीरो में सब 0 होते हैं, एलिमेंट सब डायगोनल 0 मैट्रिक्स होते में हैं। फिर क्या होता है? सर डायगोनल मैट्रिक्स में सर नॉन डायगोनल एलिमेंट सब 0 होते हैं। और डायगोनल एलिमेंट्स? सर डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। मेरा क्वेश्चन है अगला, क्या एक 3x3 का जीरो मैट्रिक्स, क्या एक 3x3 का जीरो मैट्रिक्स, उसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कह सकते हैं क्या? डेफिनेशन तो याद है। क्वेश्चन इज a 3x3 zero matrix can be a diagonal matrix। और ये बार बार ये आवाज कैसे इको क्यों हो रही है? आप एक जगह से सुन के दूसरे जगह से आंसर कर रहे हो क्या? देखो म्यूट कर लिया। A 3x3 zero matrix can be a diagonal matrix, true or false? What happened, Riya? Why have you mute क्यों कर लिया खुद को? We were speaking, right? सर कनेक्शन कट हो जाए, नेटवर्क इशू बहुत ज्यादा है। क्या होगा यहाँ पे, ट्रू होगा या फॉल्स होगा? बाकी लोग, आप लोग चैट में बता सकते हो। राघवेंद्र, दीप, निधि, आद्या सही है, आपके आंसर सही है। शिवम सही है, अंजन सही। ओके, तो फॉल्स अभी बोला है, गलत है। रविशंकर आपने फॉल्स बोला है, गलत है। त्रिपुरारी आपने फॉल्स बोला है, गलत है। द आंसर इज ट्रू। द आंसर इज ट्रू। आपने खुद बोला सर अभी। वॉइस लैग कर रहा है, मतलब आपका आवाज रिपीट कर रहा है। मेरा वॉइस रिपीट नहीं हुआ एक्चुअली। रिया के वहां पे आई थिंक उसने 2 फोन रखे हुए हैं, एक पे सुन रही है और एक से आंसर कर रही है, या फिर लैपटॉप में देख रही होगी, फोन से आंसर कर रही है इस तरीके से, इसलिए यहाँ पे रिपीट हो रहा है। अभी आपको इको नहीं आ रहा होगा, आ रहा है? आप किसी को इको नहीं आ रहा ना? अब नहीं आ रहा सर। हाँ, वो वहां पे इको हुआ था जब रिया ने खुद को वो किया था। यहाँ पे सिंपल सा गाइस, 3 लोगों ने गलत आंसर नहीं किया। सर, कोई भी फोन नहीं है, बस हाथ में फोन है। अच्छा सर कोई सा भी फोन नहीं है पास में, बस फोन में जिससे मैं क्लास कर रही हूँ। अच्छा, उसी टाइम पे इको हो रहा था, तो मुझे लगा 2 डिवाइसेस से आप एक से बोल रहे हो और एक से क्लास कर रहे हो, तो इसलिए इको लग रहा था।
चलो ठीक है। नहीं सर, यहाँ पे तो पूरे फैमिली बैठे हैं, कहाँ से फोन यूज करेंगे। तो अब ये जैसे ये 3x3 जीरो मैट्रिक्स का मतलब है 9 एलिमेंट है, सबके सब जीरो होंगे। और अभी डायगोनल मैट्रिक्स का आपने डेफिनेशन बताया कि डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है। डायगोनल मैट्रिक्स में हमारे नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होते हैं। तो मान लो कि ये मेरे नॉन डायगोनल एलिमेंट, ये जीरो है। फिर मैंने आपसे पूछा था कि डायगोनल एलिमेंट के बारे में क्या है, तो आपने बोला कि कुछ भी हो सकता है। तो वो भी तो हम जीरो रख सकते थे, तीनों के तीनों जीरो रख सकते थे। तो उस हिसाब से ये क्या हो गया, उस हिसाब से ये बन गया हमारा एक डायगोनल मैट्रिक्स भी बोल सकते हो। ठीक है। सो ओनली 3 पीपल, थोड़ा सा आपको रिवाइज करने की जरूरत है। रिया, त्रिपुरारी एंड रवि, आप ही तीनों का आंसर फॉल्स आया था। चलो मूविंग फॉरवर्ड, कोई बच गया क्या वैसे? चलो त्रिपुरारी, सिद्धांत, शिवम, एनीवे बीच में कुछ पूछ लेंगे। आगे बढ़ते हैं अभी। ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस में हमने सबसे पहले बात किया था इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस का। इक्वालिटी ऑफ टू, दो मैट्रिसेस इक्वल कब होंगे? जब सबसे पहला उन दोनों का ऑर्डर सेम होगा, दूसरा उसके अंदर का एलिमेंट भी सेम होगा। ऑर्डर सेम और फिर उसके अंदर के करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होंगे। तो जो चीज यहां लिखा हुआ है उसी को यहाँ पे सिंबल के हेल्प से बोला गया। जैसे अगर एक ए मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है m क्रॉस n और एक बी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है p क्रॉस q, तो जब मैं कह रहा हूं कि दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए, दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होने का मतलब क्या है? दोनों का रो सेम होना चाहिए और दोनों का कॉलम भी सेम होना चाहिए। तो m इज इक्वल टू p, m इज इक्वल टू p एंड n इज इक्वल टू q होना चाहिए। दूसरा, उसके अंदर के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होना चाहिए। तो aij शुड बी इक्वल टू bij फॉर ऑल i एंड j। इसका मतलब अगर i का वैल्यू 1 रखे और j का वैल्यू 2 रखे हो, तो पहला एलिमेंट में a12 का जो वैल्यू होगा, दूसरा पहला मैट्रिक्स में a12 का जो वैल्यू होगा, दूसरा मैट्रिक्स में भी पहला रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट का वही वैल्यू होना चाहिए। ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल दिख रहा है आपको 2 3 0 1 2 3 0 1। इसको इक्वल मैट्रिक्स बोला जाएगा क्योंकि ये 2 क्रॉस 2 का है, ये भी 2 क्रॉस 2 का है। फिर यहाँ पे ये सेम, ये सेम, ये सेम, ये भी सेम, तो सारे एलिमेंट सेम है तो इक्वल मैट्रिक्स हो गए। यहाँ पे क्या है? 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 2, तो ऑर्डर तो सेम है लेकिन एलिमेंट यहाँ 3 है तो 3 इधर चला गया, जबकि 3 को कहाँ होना चाहिए था? 3 को यहाँ होना चाहिए था। तो अभी क्योंकि ये सेम नहीं दिख रहा तो इसलिए हम इसको इक्वल मैट्रिसेस नहीं बोलेंगे, इसलिए हम इसको इक्वल मैट्रिसेस नहीं बोलेंगे। सिंबॉलिकली हम सिंपली a इज इक्वल टू b लिखते हैं अगर वो इक्वल है तो। अगर वो इक्वल नहीं है तो जैसे आप नॉट इक्वल को शो करते हो वही तरीके से हम यहाँ पे शो करेंगे। फिर एक छोटा सा एग्जांपल, ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल दिया हुआ है तो हम इन सिंबल्स की वैल्यू बता सकते हैं कि x का वैल्यू -1.5 होगा, y का वैल्यू 0 हो जाएगा, z का वैल्यू 2 हो जाएगा, फिर a का वैल्यू आपका √6 हो जाएगा, b का वैल्यू आपका 3 हो जाएगा एंड लास्टली c का वैल्यू हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है। ये क्वेश्चन है, आई थिंक ये क्वेश्चन आप लोगों ने होमवर्क दिया था क्या? मैंने शायद ये सॉल्व, अगर होमवर्क नहीं दिया था तो जल्दी से सॉल्व करके बता दो। अगर होमवर्क नहीं दिया था तो जल्दी से सॉल्व करके बता दो। आई विल गिव यू 2 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट। हरी अप। अंजन अभी आवाज ठीक से आ रही है? यस सर। ठीक है।
राघवेंद्र ये मैंने दिया हुआ था क्या पिछले बार स्लाइड में डाला हुआ था क्वेश्चन, शायद जानना चाहता हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा। नो सर। अच्छा चलो फिर। सो आद्या बी का वैल्यू गलत किए हो शायद, और सी का वैल्यू लिखे नहीं हो। वाई में भी गलती दिख रही है। अच्छा तो यहाँ पे सिंपल सा x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 है गाइस। x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 होगा, तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 मतलब x का वैल्यू -3 निकल आना चाहिए। उसके बाद z प्लस 4 इज इक्वल टू 6, z प्लस 4 इज इक्वल टू 6, 4 को वहां भेजेंगे तो 6 माइनस 4 2, तो z का वैल्यू, हाँ ठीक है अभी चैट नहीं देख रहा, मोस्टली सबने सही किया होगा इसको। 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 3y माइनस 2, तो इसको सॉल्व करना होगा। 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 3y माइनस 2। अब यहाँ पे y को एक साइड ले जाओगे, कॉन्स्टेंट्स को दूसरे साइड ले जाओगे, तो दिस विल बी 2 माइनस 7 इज इक्वल टू 3y माइनस 2y, तो यहाँ से y का वैल्यू आ जाएगा -5। उसके बाद ये -6 से में कोई फायदा नहीं है, फिर ये a माइनस 1 इज इक्वल टू -3, तो a माइनस 1 इज इक्वल टू -3, -1 को उधर भेजोगे तो -3 प्लस 2 प्लस 1 -2 हो जाएगा। फिर 0 इज इक्वल टू 2c प्लस 2, तो 0 इज इक्वल टू 2c प्लस 2 करोगे तो c का वैल्यू आ जाएगा -1। b निकाल चुके थे नहीं, तो यहाँ b माइनस 3, यहाँ पे 2b प्लस 4, तो b माइनस 3 इज इक्वल टू 2b प्लस 4, यहां से आपको b का वैल्यू आ जाएगा 7, नहीं -7, ठीक। तो फाइनली a का वैल्यू -2, b का वैल्यू -7, c का वैल्यू -1, x का वैल्यू -3, y का वैल्यू -5 और z का वैल्यू 2। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, सॉल्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है। मूविंग फॉरवर्ड, एडिशन ऑफ 2 मैट्रिसेस। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि 2 मैट्रिसेस को जोड़ना है। ऑब्वियस सी बात है गाइस, 2 मैट्रिसेस को अगर हम जोड़ना चाहते हैं, एक मैट्रिक्स, दोनों मैट्रिसेस का अगर ऑर्डर सेम नहीं होगा तो जोड़ोगे कैसे? कौन से एलिमेंट को किसके साथ लगाओगे, पता नहीं चलेगा। तो द एडिशन ऑफ 2 मैट्रिसेस का सिंपल सा कंडीशन क्या दिया हुआ है? द सम ऑफ 2 मैट्रिसेस का रिजल्ट एक मैट्रिक्स होता है, तो इसका रिजल्ट जो होगा, रिजल्ट आएगा आपको एक नया मैट्रिक्स, रिजल्ट विल बी अ न्यू मैट्रिक्स। लेकिन उस न्यू मैट्रिक्स के एलिमेंट्स कैसे बनेंगे? उस न्यू मैट्रिक्स के कैसे बनेंगे गाइज? इस पर्टिकुलर केस में आई डोंट थिंक किसी को ये पार्ट में नोट करने की जरूरत है। ओके, मेरा सजेशन होगा थोड़ा सा स्पीड बिल्डअप करने के लिए आफ्टर द क्लास एक बार जब खुद रीड करोगे, क्योंकि मैंने ज्यादा कंटेंट डाला हुआ है अभी, अगर आप स्लाइड में देखोगे तो थोड़ा ज्यादा कंटेंट है, पूरे लिखने की जरूरत भी नहीं है, तो ये समझाने के लिए मैंने डाला हुआ है। तो आफ्टर द क्लास गो थ्रू इट। मीनवाइल अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के बाद क्वेश्चंस वगैरह पे आएंगे। आई वांट टू कंप्लीट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एटलीस्ट टुडे। ओके, तो देखो गाइस, 2 मैट्रिसेस का एडिशन, 2 चीजों को जोड़ रहे हो, दोनों को जोड़ोगे तो पहला कंडीशन क्या होना चाहिए? उन दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। और जब ऑर्डर सेम होगा तब क्या करोगे? दोनों के करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करोगे। तो यहाँ पे वो चीज लिखी हुई है, द 2 मैट्रिसेस हैव टू बी द सेम ऑर्डर। और आप वो नया मैट्रिक्स कैसे ऑब्टेन करते हो? देखो लिखा हुआ है, नया मैट्रिक्स कैसे ऑब्टेन करते हो? सो बाय एडिंग द करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, by adding the corresponding elements of the given matrices। तो दोनों मैट्रिसेस के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करके आपको नया मैट्रिक्स मिलता है। जैसे आपके सामने यहाँ पे ये ए मैट्रिक्स रखा हुआ है, एक बी मैट्रिक्स रखा हुआ है, दोनों 2x3 का है। अब दोनों क्योंकि ये 2x3 का मैट्रिक्स है तो एडिशन पॉसिबल है। और एडिशन में क्या होगा? तो ये जो A11 है, जो पहला रो पहला कॉलम का एलिमेंट है, और यहाँ पे पहला रो पहला कॉलम का एलिमेंट B11 है,
ये दोनों यहाँ पे ऐड हो जाएंगे और ये पहला नया मैट्रिक्स का पहला रो पहला कॉलम का एलिमेंट बनेगा A11 प्लस B11। सिमिलरली फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम A12, यहां से फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम B12। अब यहाँ पे ये दोनों क्या करेंगे, जब हम नया मैट्रिक्स का फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम निकालना चाहते हैं तो उसके लिए मुझे दोनों मैट्रिसेस का फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम के एलिमेंट को ऐड करना पड़ेगा और इस तरीके से मैं सबको ऐड करते हुए चलूंगा, इस तरीके से मैं सबको ऐड करते हुए चलूंगा। ठीक है, अब जैसे कि ये क्वेश्चन है, एक मिनट, पिछले वाले में एक छोटा सा एग्जांपल भी ऐसे ले लेते, छोटा सा एग्जांपल। ए मैट्रिक्स है 5 - 2, बी मैट्रिक्स है -2 5। बताओ तो a प्लस बी कितना होगा? चैट में लिखने में भी आसान होगा, बोलो। 3 3 3 3 गुड। 5 जब ऐड करोगे तो यहाँ पे 5 प्लस -2 3 हो गया और यहाँ पे -2 प्लस 5 ये भी 3 हो गया। ये 1 क्रॉस 1 का था, ये भी 1 क्रॉस 1 का था और इसका रिजल्टेंट भी क्या होगा? रिजल्टेंट भी 1 क्रॉस 1 का ही रहेगा। ठीक है, रिजल्टेंट भी 1 क्रॉस 1 का ही रहने वाला है। मूविंग फॉरवर्ड, ये आपके सामने मैंने 3 मैट्रिसेस दिए हुए हैं। ओके, आपका क्वेश्चन होगा विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिफाइंड, विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिफाइंड। सर विच ऑफ द फॉलोइंग एडिशन होगा ना? विच ऑफ द फॉलोइंग एडिशन होगा। मन की बात पकड़ लेते हो, मोदी जी के भक्त होंगे। a प्लस बी, ए प्लस डी, बी प्लस डी, कौन सा इसमें से डिफाइन होगा? आप जब ऐड करोगे तो कौन सा वाला डिफाइन होगा? हर जगह एडिशन पॉसिबल नहीं है यहाँ पे। अरे अब चैट में बताओ। तो सब सही आंसर दे रहे हो वैसे तो। राघवेंद्र, निधि, सिद्धांत, आनंद, अंजन, आध्या, शिवम, आनंद, अंजन, आकाश, दीप, आशीष, सब कोई सही कह रहे हो। रिया गलत। देखो, अगर एक बार जल्दी से हम इसके ऑर्डर की बात करें तो इसका ऑर्डर कितना है? इट इज 3 क्रॉस 3। इसका ऑर्डर कितना है? दिस इज 3 क्रॉस 2 और इसका ऑर्डर कितना है? दिस इज 3 क्रॉस 3। तो क्लियरली गाइस मुझे दिख रहा है कि जो बी वाला जो है, मुझे दिख रहा है जो बी वाला मैट्रिक्स है, ये बी वाला मैट्रिक्स का ऑर्डर ना ही ए के साथ बराबर है और ना ही डी के साथ बराबर है। तो बी ना ही ए में जुड़ सकता है और ना ही डी में जुड़ सकता है। तो ये भी पॉसिबल नहीं है और ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बी ए के साथ जुड़ रहा है और यहाँ पे बी डी के साथ जुड़ रहा है। ठीक है, लास्ट स्लाइड में ऑर्डर 1:2 होगा। हाँ सिद्धांत, वो 1:2 होगा। तो शिवम पूछ रहा है कि सर इसके एडिशन में एक बार में मिनिमम कितने मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं? तो शिवम इसका तो सिंपल सा है कि अगर एडिशन कर रहे हो तो मिनिमम 2 मैट्रिक्स, मैक्सिमम का कोई लेना देना नहीं है। कम से कम 2 मैट्रिक्स होना चाहिए, मैक्सिमम कितना भी हो सकता है। एडिशन मिनिमम 2 मैट्रिक्स पे ही काम करोगे। अब मान लो कि मैं आपको यहाँ पे एक और सब क्वेश्चन देता हूँ, a प्लस बी प्लस डी, a प्लस बी प्लस डी। अब इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमको देखना पड़ेगा प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। ठीक है ना, इसको कैसे करोगे? प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स एडिशन अभी बता देता हूं, फिर ये आपके माइंड में क्लियर हो जाएगा। ये भी नॉट पॉसिबल है वैसे तो। चलो, तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। अब पहला कह रहा है कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स इज कम्यूटेटिव। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स इज कम्यूटेटिव का मतलब है ये सब कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, ये सब चीज कहीं ना कहीं आप लोअर क्लासेस में पढ़े हुए हो। ठीक है, तो
तो कम्यूटेटिव मतलब एक ए पहले बी बाद में लिखा हुआ है, उनका जो एडिशन कर रहे हो दैट विल बी इक्वल टू बी प्लस ए। बी को पहले लिखा हुआ है, मान लो ए को बाद में लिखा हुआ है, उनको जोड़ोगे तो भी रिजल्ट सेम आएगा, तो आप पलट सकते हो। नेक्स्ट इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में हम तीन चीजें कंसीडर करते हैं। तो मान लो अगर एबीसी तीनों सेम टाइप सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स है और उनको ऐड किया जा रहा है, तो उस केस में ए प्लस बी प्लस सी जब कैलकुलेट करना हुआ शिवम, हम क्या करेंगे, मान लो आपने पहला 2 को कैलकुलेट किया तो इसीलिए ब्रैकेट पहले 2 पे लगा हुआ है। अब ये पहले आपने ए प्लस बी को कैलकुलेट किया, जो वैल्यू आई है उसको सी में कैलकुलेट किया, दैट विल बी इक्वल टू, हो सकता था किसी ने पहले बी प्लस सी को कैलकुलेट किया और फिर ए उसमें ऐड हो रहा है, दोनों सेम आएगा, दोनों सेम आएगा। तो अगर 4-5 मैट्रिसेस भी होंगे तो आप इसको फॉलो कर सकते हो। इनफैक्ट ये तो कहने के लिए, अगर मेरे पास 4 मैट्रिक्स दिया हुआ है, सबके ऑर्डर सेम, मुझे ऐड करने के लिए बोला हुआ है, तो मैं सबके कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स को देखकर ऐड करते हो जाऊंगा। ये सब प्रॉपर्टी है जो आपके बुक में है, इसलिए एक बार बस रिपीट कर रहे हैं। तीसरा, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है भाई? तो ये एक ऐसा चीज होता है, समथिंग, एडिटिव आइडेंटिटी का डेफिनेशन लोअर क्लासेस में भी आपको ये बोला जाता था, समथिंग which when added does not change the order। तो कोई ऐसी चीज, ऑर्डर कह रहा हूं, आइडेंटिटी, तो कोई ऐसी चीज जब आप में जुड़ेगी और आपका आइडेंटिटी चेंज नहीं हुआ, उस केस में उसको बोला जाता है एडिटिव आइडेंटिटी। तो जैसे कि किसी भी मैट्रिक्स के लिए एडिटिव आइडेंटिटी कौन होगा, तो वो होगा जीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स। क्योंकि जब आप ए मैट्रिक्स में जीरो मैट्रिक्स का एडिशन करोगे तो आप समझ सकते हो कि हम कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहे होंगे, तो वैल्यू में चेंज आएगा नहीं, वैल्यू में चेंज आएगा नहीं तो वो ही रहने वाला है। तो a प्लस ओ इज इक्वल टू ओ प्लस ए इज इक्वल टू ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एडिटिव इनवर्स, ये क्या होता है? समथिंग which when added makes the value zero। कोई ऐसी चीज जब किसी में जुड़ती है जिसके कारण पूरी वैल्यू जीरो हो जाती है, तो उसी को हम मेनली एडिटिव इनवर्स कहते हैं। तो एक मैट्रिक्स के लिए एडिटिव इनवर्स क्या होगा? एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि एक जैसे ए मैट्रिक्स के लिए एडिटिव इनवर्स क्या होगा? x मान लेते हैं, तो वो एक ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसको a के साथ जोड़ने के बाद जो रिजल्टेंट आएगा, वो रिजल्टेंट क्या होगा? एक जीरो मैट्रिक्स बनेगा। रिजल्टेंट में आपको एक जीरो मैट्रिक्स मिलेगा। एकदम सिंपल है। जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे रखा 1 2 3 4, ए रखा है मैंने 1 2 3 4, मैं कह रहा हूं कि इसका एडिटिव इनवर्स निकालिए। ये शिवम नेगेटिव ऑफ ए भी कह सकते हो, आपके एनसीईआरटी में भी देखा होगा नेगेटिव ऑफ ए। यहाँ पे भी मैंने आई थिंक लास्ट क्लास में नेगेटिव ऑफ ए का बात किया था। तो जैसे कि यहाँ पे मुझे निकालना है x, मुझे x निकालना है, तो x यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका नेगेटिव, -1 से सारे एलिमेंट को बस मल्टीप्लाई कर दो, सारे एलिमेंट को -1 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये जब जोड़ोगे a प्लस x करोगे तो अब आपको क्या मिलेगा? अब आपको मिलेगा 0 0 0 0, that will be equal to a zero matrix, that will be equal to a zero matrix. Lastly, cancellation law. What is cancellation law? So if ABC are three matrices of the same type मतलब same order, और अगर आपको ऐसा इक्वेशन दिख रहा है a plus b is equal to a plus c, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में a मैट्रिक्स और b मैट्रिक्स का एडिशन हो रहा है, राइट हैंड साइड में a मैट्रिक्स और c मैट्रिक्स का एडिशन हो रहा है, तो उस केस में आप a को दोनों जगह से कैंसिल कर सकते हो, वहां से आपका b is equal to c होगा। क्योंकि यहाँ पे a जो कहने के लिए एक तरीके से दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में लेफ्ट वाला टर्म है, तो इसको हम बोलते हैं लेफ्ट कैंसिलेशन। सिमिलरली राइट कैंसिलेशन भी पॉसिबल हो सकता था, और अगर ये अलग अलग जगह भी होता तो भी कैंसिल हो सकता था। जैसे मान लो अगर ये a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस सी लिखा हुआ है, a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस सी लिखा हुआ है, तो भी आप इसको कैंसिल करके आराम से कह सकते हो a इज इक्वल टू सी, डजंट मैटर। ठीक है,
जस्ट दैट ये सब है वहां पे बोलकर मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ। ये बेसिक चीजें हैं जो सब मतलब इजीली समझ लेंगे। नेक्स्ट, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस। एडिशन में ऑर्डर सेम होना चाहिए था तो हम करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ते थे। सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, ऑर्डर को सेम होना पड़ेगा और हम करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे। जैसे कि मान लीजिए मैं अगर यहाँ पे एक मैट्रिक्स देता हूँ 1 2 3 4 और यहाँ पे मैं एक दूसरा मैट्रिक्स देता हूँ 5 6 7 8। अब अगर मैं आपको यहाँ पे सब्ट्रैक्शन के लिए बोलूं, अगर आपको मैं यहाँ पे a माइनस बी कैलकुलेट करने के लिए बोलूं तो a माइनस बी कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 1 माइनस 5 माइनस 4, यहाँ पे भी माइनस 4, यहाँ पे भी माइनस 4 एंड यहाँ पे भी माइनस 4। आकाश, मैंने जैसे कि क्लास शुरू होने के टाइम पे बोला, आई विल रिक्वेस्ट कि अभी ये बेसिक चीजें हैं, ठीक है, जो मतलब कि आप एक बार जब घर पे पढ़ोगे तो शॉर्ट नोट्स अपना बना लेना। अभी मैंने समझाने के लिए थोड़ा ज्यादा कंटेंट भी इधर डाला हुआ है। अब जैसे पिछला वाला स्लाइड ही हो गया तो इतना सारा कंटेंट डाला हुआ है जो आपको शायद लिखने की जरूरत नहीं होगी। तो मेरा सजेशन होगा कि अभी जैसे हम थ्योरी के साथ डील कर रहे हैं, मैंने लास्ट क्लास में भी बोला था कि मैट्रिक्स में बहुत ज्यादा थ्योरी आती है स्टार्टिंग में, तो उस थ्योरी को डील करने के लिए क्लास में सुनो अभी अच्छे से, कहीं दिक्कत हो रही है तो पूछ लो कुछ चीज, क्योंकि मैं बाकी जो भी पॉइंट कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट सब यहाँ पे नोट डाउन कर रहा हूँ। क्लास के बाद आपको फाइल दे दूंगा, आप 1-1.5 घंटा एक्स्ट्रा लगा के फिर इसको कंप्लीट कर लेना, ठीक है। बहुत ज्यादा थ्योरी है इसके स्टार्टिंग में। ओके, तो गाइस जल्दी से इसको सॉल्व कीजिएगा। तो आपके स्क्रीन पे ये क्वेश्चन है, जल्दी से इसको सॉल्व करना। मैंने पोल लॉन्च किया, जल्दी से आप एक बार पोल में पार्टिसिपेट कर लो। पोल लॉन्च किया, क्या लगता है आपको सही आंसर कौन सा है? सर लास्ट स्लाइड थोड़ा सा देखिए ना। सब्ट्रैक्शन वाला कह रहे हो? सेम फंडा रहता है अंजन, हम करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को माइनस कर रहे होते हैं, ठीक है। ओके सर, यस सर। ओके, तो 14 में से 8 लोगों ने अभी तक पोल में पार्टिसिपेट किया है। नहीं शिवम, ओके, तो मैं इसको एंड करता हूँ पोल को। 1 मिनट हो गया है, 14 लोगों ने पोल में पार्टिसिपेट किया है, देख सकते हो, जिसमें से 9 लोगों ने ऑप्शन बी को मार्क किया। तो चलिए देखो, अब क्या है, जैसे मैंने बोला कि हम बिना प्रॉपर्टी फॉलो किए हुए भी डायरेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे कि एक लॉजिक तो मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे कॉलम 1, यहाँ पे कॉलम 1, यहाँ पे कॉलम 1 सेम है, तो मैं उसमें दिमाग नहीं लगाऊंगा, ठीक है, वहां पे मैं दिमाग नहीं लगाऊंगा। 1 + 3 - 2, ऐसे देखो ये दोनों मैट्रिक्स ऐड हो रहा है, ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो हम अकॉर्डिंगली एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो 1 + 3 - 2 कितना हुआ? 4 - 2 2। तो या तो ये आंसर होगा, अच्छा ये यही पॉसिबिलिटी हो सकती है फिर मोस्ट वैल्यू। नेक्स्ट 0 + 5 5 हो गया, -3 2, ये भी यहाँ पे मिल गया। नेक्स्ट 0 + 5 5 5 - 0 5, यहाँ पे मिल गया। 1 + 6 7 - 4 3, यहाँ मिल गया। 1 + 3 4 - 4 0, यहाँ मिल गया। लास्टली 0 + 5 5 - 5 0, यहाँ मिल गया। हो गया ऑप्शन बी। इस तरीके से कर सकते थे,
हमें प्रॉपर्टी लगाने की जरूरत नहीं है, कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स को ऐड किया, वेरीफाई किया, काम खत्म। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? दिक्कत है तो अनम्यूट करके पूछ सकते हो, वरना मैं आगे बढ़ता हूँ। इजी है, इसीलिए मैं स्पीड को थोड़ा सा बिल्डअप कर रहा हूँ गाइस। नेक्स्ट, अब यहां से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीजें शुरू होती है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। अब जैसे हमने देखा था कि एडिशन करते थे तो नया मैट्रिक्स निकलता था, सब्ट्रैक्शन करते थे तो नया मैट्रिक्स निकलता था, ठीक उसी तरीके से मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। यहाँ पे जो स्केलर है ना गाइस, दिस स्केलर वी मीन अ कांस्टेंट। मतलब आप मान लो एक मैट्रिक्स ए है, ऑलरेडी डिफाइंड है, उसमें आप 5 से मल्टीप्लाई करना चाहते हो उस मैट्रिक्स को। तो अगर आप उस मैट्रिक्स को 5 से मल्टीप्लाई करते हो तो उसके कारण नया मैट्रिक्स में क्या चेंज आता है, ठीक है, वो चीज देखनी है। So let A be any matrix and alpha be any scalar. Alpha कोई scalar एक constant है. Then the multiplication of the matrix A by scalar alpha is denoted by alpha into A. Alpha into A होगा and is obtained by multiplying each element of A by alpha. ये आप कैसे obtain करोगे? तो A matrix के हर एलिमेंट को, A matrix के अंदर के हर एलिमेंट को अल्फा से मल्टीप्लाई करोगे, तब जाकर आपको वो नया मैट्रिक्स अल्फा इंटू ए वाला मैट्रिक्स मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे ये देखिए, यहाँ पे ए मैट्रिक्स है, इस ए मैट्रिक्स में ये 3x3 का मैट्रिक्स दिख रहा है, ठीक है ना, ये कुछ ऑर्डर का है, 3x3 हो 4x4 मैटर नहीं करता। हम क्या करना चाहते हैं, हम इसका 3 गुना करना चाहते हैं, हम 3 इंटू ए निकालना चाहते हैं। तो ए मैट्रिक्स के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा था स्केलर में, अब 3 मल्टीप्लाई हो रहा था। तो अगर हम 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो अब ये हर एलिमेंट जो है 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये 3 से मल्टीप्लाई होकर 9 बनेगा, यहाँ 9 देख सकते हो। ये 1 के साथ, ये 3 के साथ मल्टीप्लाई होकर 3 बनेगा, यहाँ पे 3 है। ये 1.5 3 के साथ मल्टीप्लाई होकर 4.5 बनेगा, वो चीज यहाँ पे। और इस तरीके से आप इसमें पूरा मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर रहे होगे, पूरा मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर रहे होगे, हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करने की जरूरत है। सेम इसी तरीके से अगर आप एक मैट्रिक्स से कुछ कॉमन लेके बाहर भी निकालना चाहते हो, मान लीजिए गाइस कि एक मैट्रिक्स देता हूं मैं, ठीक है। अब आपको दिख रहा है कि ये सारे के सारे 4 के मल्टीपल्स है, सारे के सारे 4 के मल्टीपल्स है। तो हम चाहे तो 4 को कॉमन लेके बाहर भी निकाल सकते हैं, 4 को कॉमन लेके हम चाहे तो बाहर भी निकाल सकते हैं। तो यहां से ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। एंड फाइनली यू विल गेट समथिंग लाइक दिस, ओके। तो कैलकुलेशंस वगैरह में शायद इसकी जरूरत पड़ सकती है, ध्यान रखिएगा, ओके। आई होप दिस इज क्लियर। अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, व्हाट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। तो यहाँ पे हम एक मैट्रिक्स को, मैट्रिक्स में एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब आप एक मैट्रिक्स में एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई करोगे तो उस मैट्रिक्स के अंदर के सारे एलिमेंट भी उसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाएंगे और आपको एक नया मैट्रिक्स मिलेगा विथ न्यू एलिमेंट्स। हाँ सिद्धांत, सिद्धांत कह रहा है कि सर क्या हम 8 को कॉमन ले सकते थे? तो बिल्कुल कॉमन ले सकते थे। अगर आप यहाँ पे 8 को कॉमन लेते तो कुछ चीजें फ्रैक्शन में आ जाती, जैसे ये हाफ होता, ये 1 होता, ये 3/2 होता, ये 1 रहता, ये माइनस हाफ होता और ये -5/2 होता, ठीक है। तो इस तरीके से भी कर सकते थे अगर जरूरत पड़ता तो। कैसे पता चलेगा ये चीज? तो ये सब क्वेश्चंस के दौरान प्रैक्टिस करके थोड़ा सा आइडिया मिलेगा हम लोगों को वहां पे, ओके। मूविंग फॉरवर्ड, प्रॉपर्टीज ऑफ अ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। जैसे हमने एडिशन की प्रॉपर्टीज देखी थी, वैसे ही कुछ छोटी छोटी प्रॉपर्टीज यहाँ पे भी है। पहला प्रॉपर्टी आप खुद से एक बार पढ़ लो तो बताओ, कहीं पे अगर दिक्कत है तो एक बार प्रॉपर्टी को देख लो। सिंपल सिंपल प्रॉपर्टी है, कैपिटल ए कैपिटल बी दो मैट्रिसेस हैं, अल्फा बीटा स्केलर्स है, लिखा हुआ है। थर्ड प्रॉपर्टी, ठीक है। जल्दी से वैसे ये सब भी एक बार डिस्कस कर ही लेते हैं। ये देखो ब्रैकेट में a प्लस बी था, मतलब ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स पहले जुड़ रहे थे, ऐड हो रहे थे और उसके बाद अल्फा मल्टीप्लाई हो रहा था।
तो उसकी जगह पे अगर आप ए मैट्रिक्स में पहले अल्फा मल्टीप्लाई करो, बी मैट्रिक्स में पहले अल्फा मल्टीप्लाई करो और फिर दोनों को जोड़ोगे ना, तो भी आपका काम डन है, तो भी आपको सेम आंसर ही मिलेगा। यस, एकदम प्रॉपर अलजेब्रा जैसा ही है। सिमिलरली यहाँ पे पिछले वाले में दो मैट्रिक्स जुड़ रहे थे, उसमें एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा था। सेकेंड वाली प्रॉपर्टी में दोनों कांस्टेंट्स जुड़ रहे हैं और उसमें एक मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे भी अगर आप ब्रैकेट को ओपन करते हो तो अल्फा इंटू ए आएगा प्लस बीटा इंटू अल्फा आएगा, मतलब अल्फा ए के साथ मल्टीप्लाई होकर बीटा ए के साथ मल्टीप्लाई होकर फिर आप जोड़ोगे उनको तो भी आपको सेम रिजल्ट मिलेगा। फाइनल वाला क्या है? तो फाइनल वाला है कि पहले आपका ए जो मैट्रिक्स था वो एक कांस्टेंट बीटा के साथ मल्टीप्लाइड है, आपका जो ए मैट्रिक्स था वो बीटा के साथ मल्टीप्लाइड है, और फिर आद्या हम उस रिजल्ट को अल्फा के साथ मल्टीप्लाई करें। दिस विल बी इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा इंटू ए। इसके लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। मान लीजिए कि अल्फा 2 है, बीटा 3 है, और मैंने एक ए मैट्रिक्स लिया है 1 2 3 4 करके। ए मैट्रिक्स लिया है मैंने 1 2 3 4 करके। तो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड के हिसाब से चलूं आद्या, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड के हिसाब से चलूं तो लेफ्ट हैंड साइड क्या कह रहा है? 2 इंटू 3a, 2 इंटू 3a, राइट। अब यहाँ पे 3a करोगे तो a मैंने डिफाइन किया हुआ है, तो 3a उसका 3 गुना हो गया, तो 3 6 9 12। मैंने क्लोज ब्रैकेट नहीं लगाया, मैंने यही ब्रैकेट लगा दिया है। और फिर जब 2 इसके अंदर डालोगे, 2 जब इसके अंदर डालोगे तो क्या होगा? अब सारे अंदर वाले एलिमेंट डबल हो जाएंगे, तो ये 6 हो जाएगा, ये 6 टू द 12 हो जाएगा, ये 9 टू द 18 हो जाएगा, और ये 12 टू द 24 हो जाएगा, राइट। ये हो गया डन। ये मेरा LHS था। RHS क्या कह रहा है? RHS कह रहा है कि आप चाहो तो आप पहले दोनों कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर लो, आप पहले दोनों कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर लो और फिर उसको a के साथ मल्टीप्लाई करो। तो दोनों कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करोगे तो 2 3 6 6 इंटू a हो जाएगा। ए मैट्रिक्स मैंने डिफाइन किया हुआ है, तो 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 12 6 3 18 6 4 24 आ रहा है सेम, ये और ये सेम आ रहा है ना, ठीक है। तो प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर आपको जरूरत पड़ता है तो आप ये चीजें यूज कर सकते हो। एक सिंपल अलजेब्रा जैसे प्रॉपर्टी है यार। आप ए बी जो है, ए बी को अपने मन में वेरिएबल मान के चलो ना, ए बी को वेरिएबल मान के चलो, अल्फा बीटा को कांस्टेंट मान के चलो, देखो प्रॉपर अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज लिखा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आता है सबसे अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। गाइज बीच बीच में मेरी आवाज का दिक्कत हो रहा है क्या? सिद्धांत को फील हो रही है क्या? बीच बीच में मेरी आवाज जा रही है या लैग हो रही है क्या? नहीं, सिद्धांत सब कोई नो कह रहे हैं, अभी तो सब कोई नो कह रहे हैं। एक बार स्टार्टिंग में हुआ था क्योंकि मेरे को लिखा हुआ आ गया था योर इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल, स्टार्टिंग में लिखा हुआ आया था लेकिन उसके बाद नहीं आया है। ठीक है, ओके। तो गाइस शुरू करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस, मल्टीपल क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट, मेनी क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको इसके बेसिस में मिलेंगे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट में भी इसकी जरूरत पड़ेगी, बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एटलीस्ट 3 मार्क्स विल बी बेस्ड ऑन मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। थोड़ा सा कुछ मिला के 4 नंबर का क्वेश्चन भी बन जाता है। ओके, सो अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, खुद से अगर नहीं पढ़ा है तो ध्यान से सुनना, टाइम ज्यादा नहीं है हमारे पास। फर्स्ट थिंग, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डन रो बाय कॉलम। तो यहाँ रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, अभी तक हमने एडिशन देखा, सब्ट्रैक्शन देखा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ स्केलर टू अ मैट्रिक्स देखा। हमने इन तीनों चीजों में देखा था कि जब ये ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो एक नया मैट्रिक्स निकल कर आता है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे भी जब आप मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स करोगे तो आपको एक नया मैट्रिक्स मिलेगा, राइट। लेकिन पिछले वाले केसेस में क्या था, जब ए बी को जोड़ रहे थे तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए था,
और नया मैट्रिक्स का भी ऑर्डर वही आता था। जब सब्ट्रैक्शन कर रहे थे ए और बी का, वहां पे उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए था और रिजल्टेंट में भी सेम ऑर्डर आता था, तो उधर ऑर्डर चेंज नहीं होता था। लेकिन यहाँ ऑर्डर चेंज हो सकता है, कैसे होता है वो सारी चीजों पे आप थोड़ा देखते हैं। तो सेकेंड थिंग, फॉर टू मैट्रिसेस ए एंड बी, अगर हमारे पास दो मैट्रिसेस है ए एंड बी, ए का ऑर्डर है एम इंटू पी, एम क्रॉस पी, और बी का ऑर्डर है पी क्रॉस क्यू। ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है एम क्रॉस पी और बी मैट्रिक्स का ऑर्डर है पी क्रॉस क्यू। तो उस केस में ए और बी का जो मल्टीप्लीकेशन है वो पॉसिबल है सिर्फ और सिर्फ when the number of columns of A is equal to the number of rows of B। ये कैसे कह सकते हैं हम लोग? यहां पे ये वाली जो वैल्यू होती है ये कौन सी होती है? उसके कॉलम को रिप्रेजेंट करती है। सेकेंड मैट्रिक्स का इसमें ये पहला वैल्यू क्या होगा? ये इसको नंबर ऑफ रोज को रिप्रेजेंट करती है। तो ये दोनों चीजें, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है जब ये दोनों सेम होगा। मतलब यहां से n और यहां से p, it has to be same, it has to be same, only then it is possible। ठीक है? आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो और ये अभी मैं कुछ एक दो क्वेश्चंस भी दूंगा, ठीक है गाइस? तो कैसे पहचानोगे आप? सबसे पहले कि दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। आप अगर ए बी कैलकुलेट करना चाहते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, देखो ए बी, तो हम ए बी का मल्टीप्लिकेशन निकालना चाहते हैं, तो ए पहले लिखा हुआ है, बी बाद में लिखा हुआ है, तो ए को यहाँ पे प्री मल्टीप्लायर बोला जाएगा और बी को पोस्ट मल्टीप्लायर बोला जाएगा। तो प्री मल्टीप्लायर का कॉलम और पोस्ट मल्टीप्लायर का नंबर ऑफ रोज को बराबर होना पड़ेगा, तभी जाकर वो एग्जिस्ट करेगा। क्या एग्जिस्ट करेगा? उसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। और हम यहाँ पे बिना मल्टीप्लिकेशन किए ये भी बता सकते हैं कि जो नया मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या है, उसका ऑर्डर क्या है। ये सब रिजल्ट हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए उसका ऑर्डर होगा, जो नया मैट्रिक्स आएगा, लेट्स से मैट्रिक्स सी है, तो उस नया मैट्रिक्स का रो होगा ये और कॉलम होगा ये। देखो यहाँ पे ये चीज लिखी हुई है, द रिजल्टेंट मैट्रिक्स विल बी ऑफ द ऑर्डर m क्रॉस p। और ध्यान से देखो m क्या है, तो m आपका पहला मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज है और q आपका सेकेंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स है। ठीक है? सिद्धांत एक एग्जांपल लेके समझाऊंगा स्क्वायर मैट्रिक्स का, ठीक है? एग्जांपल लेके समझाऊंगा, डोंट वरी। तो सबसे पहले अगर मैं यहां पे एक क्वेश्चन लिखूं, ए मैट्रिक्स लिखा है मैंने 1 2 3 4 5 6, बी मैट्रिक्स लिखा है मैंने So my question is AB and BA defined? क्या A into B and B into A डिफाइन होगा? इसके बेसिस पे बताओ। सिर्फ जो कंडीशन मैंने बताया है ना, सिर्फ उसके बेसिस पे बताइए। आप ए बी डिफाइन होगा क्या, इसका अलग आंसर करो, बी ए डिफाइन होगा क्या, इसका अलग आंसर करो। लोगों ने चैट में एक्चुअली ऐसे लिखा ना, ए बी। दीप का आंसर आ रहा है अब यस बा नो। निधि का आंसर लग रहा है अब होगा बट बा नहीं। ओके, तो
अगर इसके ऑर्डर को देखोगे तो ये तो 2x3 है और ये 3x1 है, ठीक है। तो अगर हम ए बी के लिए देखें तो ए बी का कंडीशन क्या होगा गाइस? ए बी का कंडीशन होगा कि ए का कॉलम और बी का रो, ए का कॉलम और बी का रो सेम होना चाहिए। सेम दिख रहा है ना वैल्यू, इसका मतलब है ए बी डिफाइन होगा, ए बी डिफाइन होगा। लेकिन बी ए के केस में क्या होगा? बी का है 3x1, ए का है 2x3। तो अब ये वाला चीज तो सेम नहीं है, ये वाला चीज सेम नहीं है, तो यहां पे बी ए डिफाइंड नहीं होगा। बी ए हमारा नॉट डिफाइन होगा, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अच्छा, ए बी का ऑर्डर क्या होगा? ए बी का ऑर्डर यहां पे सी का ऑर्डर क्या था? रिजल्टेंट मैट्रिक्स सी का ऑर्डर क्या था? इट वाज m क्रॉस q। m क्या था? पहला मैट्रिक्स का रो और q था दूसरा मैट्रिक्स का कॉलम। तो उस हिसाब से यहां पे ए बी निकाल रहे हैं, तो ए बी पहला मैट्रिक्स का रो हो गया 2, पहला मैट्रिक्स का रो हो गया 2 और दूसरा मैट्रिक्स का कॉलम हो गया 1। तो ये मेरा ऑर्डर होगा। क्या मुझे बीए का ऑर्डर देखने का जरूरत है? मुझे बीए का ऑर्डर देखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि बीए में तो भाई डिफाइंड ही नहीं है, और जब बीए खुद ही डिफाइंड नहीं है तो उसका ऑर्डर का लेकर हम क्या करेंगे? उसका ऑर्डर का तो कोई बात बनता ही नहीं है, ठीक है। तो ये तो था कंडीशन कि वो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होगा या नहीं। अब हम चलते हैं उसके प्रोसेस के ऊपर कि आप उसको मल्टीप्लाई कैसे करोगे, ठीक है ना। मल्टीप्लाई कैसे करोगे, क्योंकि अब आपके दिमाग में ये घंटी बजनी चाहिए कि यार स्क्वायर मैट्रिक्स वाला तो है नहीं, ये तो एक 2x3 का है, ये 3x1 का है। अब अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई कैसे करें, इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करें? दिमाग में बिल्कुल आ सकता है ये चीज, ठीक है। सो अब समझो, लेट्स से ये वाला जो क्वेश्चन है, मैंने इसको प्रॉपर्ली एनसीईआरटी से कट किया हुआ है, बिकॉज एनसीईआरटी ने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ था प्रोसेस को। तो देखिए, सी मैट्रिक्स का मेरा ऑर्डर है 2x3, सी मैट्रिक्स का मेरा ऑर्डर है 2x3 और डी मैट्रिक्स का मेरा ऑर्डर है 3x2, राइट। तो सीडी पॉसिबल है क्या? मेरा क्वेश्चन है सीडी पॉसिबल है क्या? यहाँ पे बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, राइट। सीडी तो बिल्कुल पॉसिबल है यहाँ पे। दूसरी चीज, अगर मैं सीडी का ऑर्डर का बात करूं तो सीडी का ऑर्डर क्या होगा? यहाँ पे हम ये भी बता सकते हैं 2 2, राइट। तो सीडी का ऑर्डर हो जाएगा मेरा 2x2 का। तो इसका मतलब है कि इसके अंदर होंगे 4 एलिमेंट, इसके अंदर होंगे 4 एलिमेंट। तो A11, A12, A21 एंड A22। सो गाइस, अब हमारा कोशिश क्या होना चाहिए? हमारा कोशिश होना चाहिए कि हम इन एलिमेंट्स की वैल्यू निकालेंगे, और उसके लिए प्रोसेस क्या बोला जाता है? उसके लिए प्रोसेस कहता है, यहां पढ़ो इस लाइन को, सब कोई इस लाइन को पढ़िए। ये एग्जांपल कह रहा है व्हेन A क्रॉस B इज इक्वल टू C, उसके लिए कह रहा है ये। ओके, तो मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं।
क्या लिखा ये, टू गेट द i कॉमा kth एलिमेंट ऑफ सी एलिमेंट सी आई के, मतलब वो सी आई की पोजीशन का जो एलिमेंट है, सी आई की पोजीशन का जो एलिमेंट है, अगर हम वो निकालना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, अगर a क्रॉस b इज इक्वल टू सी है और हम सी आई जे निकालना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, हम पहला मैट्रिक्स का ith रो को पकड़ेंगे, पहला मैट्रिक्स का ith रो को पकड़ेंगे और दूसरा मैट्रिक्स का k वाला कॉलम को पकड़ेंगे। अब ये लाइन इंपॉर्टेंट हो जाएगी, जो सबसे पहला वाला था ना, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डन रो बाय कॉलम, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डन रो बाय कॉलम। अब ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाएगा, बिकॉज ये मीन करेगा कि हम पहले रो पिक कर रहे हैं फिर कॉलम पिक कर रहे हैं। और ये आपको कैसे पता चलेगा, आपको पता चलेगा जो सी आई जे लिखा हुआ है, तो जो इसकी जो सब्सक्रिप्ट में जो दो वैल्यूज लिखे हैं ना आई और जे, तो पहला वाला वैल्यू पहला मैट्रिक्स का रो होगा, दूसरा वाला वैल्यू दूसरा मैट्रिक्स का कॉलम होगा, राइट। तो वही चीज को ये पहली लाइन में इन्होंने लिखा हुआ है, टू गेट द i कॉमा kth एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स C we take the ith row of A and kth column of B, फिर उसको एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई करते हैं। एक एग्जांपल से चीज समझ जाओगे, एलिमेंट वाइज मतलब एक एक वैल्यू मल्टीप्लाई करके ऐड करते जाएंगे और फिर उन सबका सम लिया जाता है, फिर उन सबका सम लिया जाता है। क्या होता है कि मान लो रो के अंदर दो एलिमेंट है, रो के अंदर दो एलिमेंट है और कॉलम के अंदर भी दो एलिमेंट है, तो दोनों का पहला एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा प्लस दोनों का दूसरा एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा। अब इसको एक एग्जांपल के हेल्प से समझते हैं। अभी बस इतना याद रखो कि जैसे कि ये A11 है, तो ये A11 के लिए हमको क्या करना होगा, A11 कैसे उठाओगे आप, A11 विल बी, ये किससे आया, CD से आया, तो A11 का मतलब क्या होगा गाइस, फर्स्ट रो ऑफ C मैट्रिक्स इनटू, एक तरीके से अपने मन में ऐसे सोचो, फर्स्ट रो ऑफ C मैट्रिक्स इनटू फर्स्ट कॉलम ऑफ D, फर्स्ट कॉलम ऑफ D, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को गाइस। सिमिलरली ये जो A12 लिखा हुआ है, तो अभी आपके दिमाग में बस इतना आना चाहिए, आगे प्रोसेस अभी बताएंगे, बट A12 अगर लिखा हुआ है मतलब जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स के अंदर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट A12, तो आपको पता चलना चाहिए कि अगर ये C इंटू D से आया है तो A12 मतलब 1, पहला जो वैल्यू 1 है ये पहला मैट्रिक्स का रो है, तो फर्स्ट रो ऑफ C, और जो दूसरा नंबर है यहाँ पे 2 दिख रहा है तो वो दूसरा मैट्रिक्स का कॉलम होगा, मतलब दूसरा मैट्रिक्स का सेकेंड कॉलम को उठाएंगे तो सेकेंड कॉलम ऑफ D करोगे। सिमिलरली यहाँ पे A21 की अगर बात करें तो A21 में पहला नंबर जो होता है वो पहला मैट्रिक्स का रो बताता है और दूसरा नंबर जो होता है वो दूसरा मैट्रिक्स का कॉलम बताता है, तो A21 यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस विल बी सेकेंड रो ऑफ C into first column of D, ये वाला प्रोसेस रहेगा। एंड लास्टली A22 में क्या होगा, दोनों नंबर 2 है, इट मींस पहला मैट्रिक्स से सेकेंड रो उठाना है और दूसरा मैट्रिक्स से सेकेंड कॉलम उठाना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या देखने को मिला कि CD मैट्रिक्स, जब C इंटू D मैट्रिक्स किया जा रहा है तो हमने जब भी रो पिक किया है तो हमने C मैट्रिक्स का ही पिक किया है, और जब भी हमने कॉलम पिक किया है तो हमने D मैट्रिक्स का ही पिक किया है। इतना तो आप सबको यहाँ पे दिख रहा होगा। अब इस प्रोसेस को यहाँ पे हम गो थ्रू करते हैं। सर ऊपर में जो एग्जांपल लिखवाए थे, हाँ सर वो उस पे एक बार बता दीजिए ना, ऊपर वाला एग्जांपल? स्लाइड सर, ऊपर स्लाइड ऊपर कीजिए। ये कह रहे हो? नो सर, और ऊपर। इसके ऊपर कहाँ जाएंगे? पिछला स्लाइड है ये स्लाइड सर, आप वो ये सर यही वाला एग्जांपल पे बोल, इस एग्जांपल में कह रहे हो ना आप? यस सर। हाँ, तो मैं इस एग्जांपल से पहले एक बार बना बनाया एग्जांपल जो प्रॉपर सॉल्व किया हुआ है ना, अब मैं उसका प्रोसेस, ये तो हमको समझ में आ गया। पहली चीज मैंने आपको समझाई
कि वहां पे मल्टीप्लीकेशन कब पॉसिबल होगा। दूसरी चीज मैंने बताई कि मल्टीप्लीकेशन अगर पॉसिबल होगा तो उसका ऑर्डर क्या होगा नए मैट्रिक्स का, रिजल्टेंट मैट्रिक्स का। तीसरी चीज मैंने बताई कि अगर नया मैट्रिक्स का हम एलिमेंट की बात करें तो उस एलिमेंट के लिए आप किसका रो किसका कॉलम को पिक करोगे, और अब उस एलिमेंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, चौथा स्टेप वो यहाँ पे देखते हैं। तो ये देखिए, फिर निधि मैं उसको समझाता हूं, ठीक है। हाँ, अब इस एग्जांपल को देखो, ये मेरा मैट्रिक्स सी है, ये मेरा मैट्रिक्स डी है। सी और डी को मल्टीप्लाई करेंगे तो सी और डी का यहाँ पे इसका कॉलम इसका रो सही है, तो इसलिए ये रिजल्टेंट होगा और रिजल्टेंट आएगा एक 2x2 मैट्रिक्स का। रिजल्टेंट आएगा 2x2 मैट्रिक्स का, ठीक है। अब देखो ये जो दिख रहा है आपको, एक यहाँ पे है, दिस इज अ क्वेश्चन मार्क, दिस इज अ क्वेश्चन मार्क, दिस इज अ क्वेश्चन मार्क। तो कहने के लिए दिस इज माई A11, this will be my A12, this is my A21 and this is my A22, ठीक है। तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा उसके 4 एलिमेंट्स होंगे, 2x2 का रहेगा। और देखो इसका पहला A11 कैसे निकाला, तो मैंने आपको क्या बोला था A11 के लिए कि हम C मैट्रिक्स का रो पकड़ेंगे और D मैट्रिक्स का कॉलम पकड़ेंगे। और ये देखिए इसने बहुत अच्छे से यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है, ये जो दिख रहा है ना थोड़ा सा शेड किया हुआ है, तो ये है आपका R1 और ये C मैट्रिक्स है और ये आपका D मैट्रिक्स है, और ये D मैट्रिक्स का कहने के लिए ये C1 है, कॉलम 1 है, ठीक है ना। दिस इज माई C मैट्रिक्स, दिस इज माई D मैट्रिक्स, दिस इज माई C1, दिस इज माई R1। तो ध्यान से देखो कि R1 और C1 कैसे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई हो रहा है। व्हाट इज दिस मीनिंग ऑफ एलिमेंट वाइज, तो इसका पहला नंबर के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ 1 into 2, फिर आएगा प्लस का साइन। अब इसका दूसरा एलिमेंट, इसके दूसरे एलिमेंट, मतलब उस रो का दूसरा एलिमेंट और यहां से कॉलम का दूसरा एलिमेंट अब मल्टीप्लाई होगा, तो इसलिए -1 into -1 आया। उसके बाद फिर प्लस लगाओगे, अब इस रो का तीसरा एलिमेंट और इस कॉलम का तीसरा एलिमेंट को मल्टीप्लाई करोगे तो 2 into 5 हुआ, और इन तीनों का एडिशन फिर परफॉर्म करोगे। तो फाइनली जब आप इसका एडिशन परफॉर्म करोगे तो 2 + 1 3 + 10 13, तो ये 13 निकल कर आएगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, प्रोसेस क्या होता है, रो इनटू कॉलम का चलता है। तो जो नंबर होता है वो नंबर से पता चलता है कि मुझे पहला मैट्रिक्स का कौन सा रो पिक करना है, और इसका सबस्क्रिप्ट का दूसरा नंबर से पता चलता है कि सेकेंड मैट्रिक्स से कौन सा कॉलम पिक करना है, ठीक है। और ये शेड करके बहुत अच्छे से दिया हुआ है। जो हम ये मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करते हैं वो हम एलिमेंट वाइज करते हैं। तो यहां से इस रो का पहला नंबर इस कॉलम के पहला नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस इस रो का दूसरा एलिमेंट यहाँ कॉलम के दूसरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस यहाँ तीसरा एलिमेंट रो का इस कॉलम के तीसरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होकर ऐड होगा। एंड दिस इज हाउ द प्रोसेस विल गो ऑन। सिद्धांत कह रहा है इसको सॉल्व करना विदिन 2 मिनट मुश्किल है। बिल्कुल मुश्किल नहीं है, प्रैक्टिस के साथ नहीं मुश्किल है। फर्स्ट टाइम करोगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, बट नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। तो ये मेरा A11 निकला। अगले स्लाइड में चलते हैं। ये देखो अब A11 तो 13 निकल गया, ये जो 13 आया है दिस इज माई A11। अब ये क्या है, दिस इज माई A12, दिस इज माई A12। अब A12 आपको क्या बोला था मैंने, A12 के लिए हम पहला रो का पहला कॉलम का फर्स्ट रो और पहला मैट्रिक्स का फर्स्ट रो और दूसरा मैट्रिक्स का सेकेंड कॉलम पिक करेंगे। सो टू फाइंड आउट A12, देखिए इसने क्या किया, दिस इज अगेन माई C मैट्रिक्स, दिस इज माई D मैट्रिक्स। तो यहां से इसने R1 को पिक किया है और ये मेरा C2 है, ये मेरा C2 है। तो R1 को C2 के साथ मल्टीप्लाई किया जा रहा है एलिमेंट वाइज। एलिमेंट वाइज का मतलब क्या हुआ, ये पहला एलिमेंट यहाँ पहले के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 1 into 7 7, फिर इसका पहला एलिमेंट इसका पहला एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो -1 into 1, एंड
इसका तीसरा एलिमेंट इसका तीसरा एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हुआ और फिर आप इसको ऐड करोगे तो इस तरीके से A12 निकल कर आया। तो ये देखिए ये A12 आ गया, ठीक है, दिस वाज माय A11। जनरली 3x3 मैक्सिमम, जनरली 3x3 मैक्सिमम। अगली चीज अब हमको निकालना है ये वाला, ये क्या है A21। अब ये 21 से क्या पता चलेगा, पहला मैट्रिक्स का दूसरा रो, ये 2 से पता चलेगा, और इस 1 से क्या पता चलेगा, दूसरा मैट्रिक्स का पहला कॉलम। तो इसीलिए देखिए यहाँ पे ये सेकेंड रो लिया है और ये पहला कॉलम लिया है, एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई करके ये 17 निकल कर आया। तो ये 17 क्या है, दिस इज माई A21। और लास्टली ये वाली चीज क्या होगी, दिस विल बी A22। तो A22 के लिए आप क्या करोगे, पहला मैट्रिक्स का सेकेंड रो दूसरा मैट्रिक्स का सेकेंड कॉलम को मल्टीप्लाई करोगे, एंड दिस इज हाउ यू विल गेट द आंसर। एम आई क्लियर हियर? एम आई क्लियर एवरीवन? प्रोसेस समझ में आ गया क्या? सबको प्रोसेस समझ में आ गया? कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको प्रोसेस समझ में नहीं आया हो? एक क्वेश्चन देता हूँ, उससे काम भी बनेगा। हाँ निधि। सर ऐसा ही प्रोसेस क्यों है, मतलब एडिशन में हम लोग करस्पॉन्डिंग को ऐड कर देते थे, सब्ट्रैक्शन में करस्पॉन्डिंग को सब्ट्रैक्ट, तो इसमें करस्पॉन्डिंग को मल्टीप्लाई करने को ये जब आगे जाके वर्ड प्रॉब्लम आएगा ना निधि, लीनियर इक्वेशंस वाले कुछ वर्ड प्रॉब्लम है, उनको जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको वो चीज थोड़ी सी ज्यादा क्लियर होगी, राइट? अच्छा, दूसरा ये भी फंडा लगा सकते हो कि सब्ट्रैक्शन या एडिशन में हम करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते थे, लेकिन यहाँ पे लेकिन उसके लिए फिर मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। यहाँ पे मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है क्या? नहीं है, तो भी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो जो मेथड अभी एक्सप्लेन किया गया है, अभी इस मेथड पे फोकस करिए। इसका यूटिलाइजेशन कहाँ पे होता है, कैसे हुआ था, वो चीजें अगर आप एक बार एनसीईआरटी भी रीड करोगे तो वहां भी पता चल जाएगा, और हम आगे वर्ड प्रॉब्लम से आएंगे तो वो चीज आपको और क्लियर हो जाएगी, ठीक है? हाँ, तो लेट्स से कि ये जैसे निधि ने बोला था, इसको कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे मान लो मैं ए बी को कैलकुलेट करना चाहता हूँ, तो मेरे साथ साथ आप भी जल्दी से कैलकुलेट कर लो। प्रोसेस समझ में आ गया है तो कैलकुलेट कर लो। इसके अंदर एलिमेंट का क्या सिनेरियो रहेगा, कितना एलिमेंट, क्या ऑर्डर रहेगा एलिमेंट का? एलिमेंट का ऑर्डर रहेगा 2 × 1, 2 × 1। इसका मतलब एक होगा A11 और एक होगा A21, राइट? अब A11 का मतलब क्या हुआ, पहला मैट्रिक्स से पहला रो और दूसरा मैट्रिक्स से पहला कॉलम। तो अगर मैं उसको परफॉर्म करूंगा तो 1 × 2 प्लस 2 × 1 प्लस 3 × 3। सिमिलरली अगले वाले में देखें तो 4 × 2 प्लस 5 × 1 प्लस 6 × 3, राइट? एंड फाइनली 4 प्लस 9 13, 8 प्लस 5 13 प्लस 18 31। तो 13 और 31 आ जाएगा, ठीक है? आप लोगों की केमिस्ट्री की क्लास नहीं है तो हम थोड़ा क्लास एक्सटेंड करेंगे, ओके? एटलीस्ट मैं वहां तक रुकना चाहता हूँ जितना बोर्ड वाले बैच में हम जा पाए थे, उतना तक मैं जाना चाहता हूँ आपके बैच में भी, बिकॉज ये स्टार्टिंग का पार्ट सेम है, तब जाकर हम आगे अपने लेवल ऑफ क्वेश्चंस को हाई कर सकते हैं। गाइस, इज दिस क्लियर एवरीवन? किसी को कोई दिक्कत है क्या? आशीष, रवि, रिया, त्रिपुरारी, आकाश, आनंद, आद्या, कोई दिक्कत है यहाँ पे बताओ? ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं फिर। ये क्वेश्चन एक आपके लिए है, 2 मिनट का टाइम है, जल्दी मल्टीप्लाई करो। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, जल्दी मल्टीप्लाई करो। Siddhant, class will go on for at least 15 minutes.
15 मिनट और चलेगी कम से कम। और ये इंटरनेट वगैरह इशू गाइस ठीक करवा लो, फाइंड आउट सम सॉल्यूशन, बिकॉज जो बाहर के हालात है अगले कम से कम 15 दिन तक और क्लासेस ऑनलाइन ही रहने वाली है, राइट? Two minutes, hurry up. सिद्धांत, आदर्श आया क्यों नहीं? आई थिंक कल सौरभ सर की क्लास में भी नहीं था। अच्छा, दीप ने कर लिया, गुड। शिवम ने कर लिया, आद्या ने कर लिया। आद्या, आई थिंक A12 में गलती है, A12 में थोड़ी सी गलती है आपकी। पहला रो दूसरा एलिमेंट। तो मैं फाइनल आंसर लिख रहा हूँ, ठीक है ना? मैं मल्टीप्लाई करके यहीं पे आंसर लिख देता हूँ। तो 2 + 9 11 11 - 20 तो -9 हो जाएगा। उसके बाद 4 - 12 - 8 -8 + 24 16 हो जाएगा। फिर -1 - 1 + 6 + 5 + 5 + 25 -1 + 5 + 25 तो +30 हो गया। एंड लास्टली -2 - 8 -10 -10 और -30 -40, ठीक है ना? तो ये आपका फाइनल आंसर रहेगा, ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। तो मैं देख सकता हूँ निधि ने सही किया, आनंद ने सही किया, शिवम ने सही किया, राघवेंद्र ने सही। राघवेंद्र A12 में गलती कर दी है क्या? कोई एक गलती है आपका 24 वाला। त्रिपुरारी देख लीजिए, यहाँ पे प्रोसेस समझ में आ गया तो प्लीज रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा एक बार दोबारा से, प्रोसेस को दोबारा समझने के लिए। बोर्ड्स वाले बैच में मैंने एक और तरीका भी बताया था कैलकुलेट करने के लिए, बट वो मेरे टाइम पे स्कूल टीचर ने बताया था, ट्यूशन टीचर ने बताया था। आप उस रिकॉर्डिंग को भी एक बार देख सकते हो, बट मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा बिकॉज वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। थोड़ा सा इजी हो जाता है स्टार्टिंग के लिए, बट आप लोग जेई को टारगेट कर रहे हो तो यू हैव टू मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल इन दिस थिंग। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, जिनसे भी थोड़ी सी गलती हुई है वो अपना यहाँ पे आंसर्स को वो करेंगे, वेरीफाई करेंगे, ठीक है ना? जिनका भी कुछ गलती हुआ है वो अपने आंसर को यहाँ पे वेरीफाई करेंगे आफ्टर द क्लास। हम अभी आगे बढ़ के बाकी चीजों को खत्म करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो अगर एक मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टी, जैसे हम बाकी प्रॉपर्टीज देख रहे थे, पहली प्रॉपर्टी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। अगर ABC 3 मैट्रिसेस हैं, M × N, N × P, अब P × Q का, और आप निकालना चाहते थे A × B × C, आप निकालना चाहते थे A × B × C, ठीक है? तो आप इसको कैलकुलेट कैसे करोगे? दो का तो मैंने आपको बता दिया, A × B या B × A निकालना है कैसे, वो तो आपको पता चल गया। लेकिन अगर A × B × C होगा तो उस केस में आप क्या कर सकते हो? आपने पहले AB को कैलकुलेट किया, AB का प्रोडक्ट कैलकुलेट किया, उसके बाद उसको C में ऐड किया, या फिर आपने BC को कैलकुलेट किया और फिर उसमें BC को कैलकुलेट किया और फिर A मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ पे पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये पोजीशन पीछे नहीं रहना चाहिए,
ये पोजीशन पीछे नहीं रहना चाहिए, उसकी भी बात हम आगे करेंगे। सेकेंड इज मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। तो अगर दो मैट्रिक्स ऐड हो रहे हैं और वो किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे A इज गेटिंग मल्टीप्लाइड टू B प्लस C, A मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है B प्लस C मैट्रिक्स में, तो आप यहाँ पे ब्रैकेट को अगर रिमूव करना चाहते हो तो बिल्कुल कर सकते हो, उसी तरीके से वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो दिस विल बी AB प्लस AC। तो AB कैलकुलेट किया, AC कैलकुलेट किया, फिर उनको ऐड किया। तो यहाँ पे बेटर चीज क्या होगी? बेटर चीज LHS होगा। तो कहीं पे अगर हमको RHS जैसा सिनेरियो मिल रहा होगा, कहीं पे अगर हमको RHS जैसा सिनेरियो मिल रहा होगा तो हम क्या करेंगे? We will try to make it to LHS so that our calculation decreases। हमको 2 बार यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, LHS में सिर्फ 1 बार मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। ठीक है। Now very important note, a very important note, matrix multiplication is not commutative in general। ये कम्यूटेटिव नहीं होता। कम्यूटेटिव क्या था? जैसे अभी हमने एडिशन में देखा था, A प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में अगर ये कम्यूटेटिव होता तो ए बी हैज टू बी इक्वल टू बी ए, राइट? बट यहाँ एक वर्ड लिखा हुआ है इन जनरल। लाइन क्या है? प्रॉपर लाइन क्या है? मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव इन जनरल। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज नॉट, दो बार मैट्रिक्स आ रहा है, चलो इसको हटा दो। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स इज नॉट कम्यूटेटिव इन जनरल। इन जनरल का मतलब होता है ज्यादातर टाइम्स, मैक्सिमम टाइम्स। ठीक है ना? ज्यादातर टाइम मतलब क्या होता है? इन सम केसेस ए बी इज इक्वल टू बी ए, इन सम केसेस and AB is not equal to BA in maximum cases, in most of the cases। जबकि इसकी बात करें तो दिस इज ऑलवेज, ये हमेशा ये रिजल्ट काम करेगा, ये प्रॉपर्टी हमेशा काम करेगी। सिमिलरली ये भी हमेशा काम करेगी। एग्जाम्पल नहीं शिवम, एग्जाम्पल देखते हैं ना इसका एग्जाम्पल देखते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे रखा नहीं है तो मैं एक काम करता हूँ, आई विल टेक द हेल्प ऑफ एनसीईआरटी अगेन। मैं एनसीईआरटी का हेल्प लेता हूँ इसको समझाने के लिए। मैंने क्या लिखा है वहां पे? मैंने लिखा कि कुछ कुछ जगहों पे ए बी इज इक्वल टू बी ए होता है और कुछ कुछ जगहों पे ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए होता है, राइट? तो आपके एनसीईआरटी में ही ऑलरेडी एग्जाम्पल दिया हुआ है। राघवेंद्र, इंटरनेट का बहुत इशू हो रहा है आपका। राघवेंद्र, मैंने वेटिंग रूम डिसेबल कर दिया ताकि अगर आपका इंटरनेट का इशू हो तो आप इंस्टेंट एंटर कर पाओ। ओके, सो लुक एट दिस एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 13। एनसीईआरटी का ही एग्जांपल है। ये ए मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स है। ओके, अब यहाँ पे ए बी कैलकुलेट किया है, ए बी कैलकुलेट किया है, ये आया है। यहाँ पे बी ए कैलकुलेट किया है, ये आया है। क्या देखने को मिल रहा है हमें कि ए बी एक 2x2 मैट्रिक्स आया, बी ए एक 3x3 मैट्रिक्स आया। वेरी क्लियरली इट्स विजिबल दैट ये दोनों इक्वल नहीं है। तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल पे आपको क्या देखने को मिला? ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, राइट? ए बी नॉट इक्वल टू बी ए देखने को मिला। लेट्स मूव फॉरवर्ड। एग्जांपल नंबर 14। एग्जांपल नंबर 14 में ये ए मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स है। यहां पे अगर आप ए बी कैलकुलेट करते हो तो ये आ रहा है 0 1 -1 0। यहाँ पे बी ए कैलकुलेट किए हो तो
अब यहाँ पे दोनों का ऑर्डर सेम था, पिछले वाले में तो ऑर्डर ही सेम नहीं था, यहाँ पे दोनों 2x2 आ रहा है, लेकिन अगर एलिमेंट को कंपेयर करोगे तो ये 0 था तो यहाँ भी 0 है, लेकिन ये 1 था तो यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे ये अभी -1 है, वहां 1 था तो इधर ये -1 है, तो अभी कंपैरिजन जो है वो बन नहीं रहा, इक्वल नहीं हुआ ना, इक्वल नहीं हुआ। तो इस पर्टिकुलर केस में भी आपको क्या सीखने को मिला कि ए बी भी डिफाइंड था, बी ए भी डिफाइंड था, लेकिन ये बराबर नहीं थे, लेकिन ये बराबर नहीं थे। तो हमने दो एग्जांपल्स देख लिए जहां पे ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते हो तो ए बी बी ए दोनों डिफाइंड था, लेकिन दोनों अनइक्वल थे। आगे बढ़ते हैं, अभी ये एक एग्जांपल है बॉक्स में जो डाला गया है, इसमें देखिए ये लिया है ए मैट्रिक्स, ये लिया है बी मैट्रिक्स, और इस केस में ए बी और बी ए दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है, ए बी वाला मैट्रिक्स और बी ए वाला मैट्रिक्स दोनों का वैल्यू यहाँ पे सेम आ रहा है। अगर दोनों का वैल्यू यहाँ पे सेम आ रहा है, इट मींस व्हाट, फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जांपल हम ये कह सकते हैं, फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जांपल ए बी इज इक्वल टू बी ए हो रहा है, ए बी इज इक्वल टू बी ए यहाँ पे हो रहा है, राइट। तो जो चीज मैंने वहां पे लिखा कि हम उसको 100% नहीं बोल सकते कि नॉट कम्यूटेटिव है, 100% ये नहीं बोल सकते कि वो कम्यूटेटिव है, बिकॉज कुछ जगहों पे कम्यूटेटिव रहता है तो कुछ जगहों पे कम्यूटेटिव नहीं रहता, और इसीलिए यहाँ पे जो लाइन लिखी हुई थी ये ब्लू कलर में, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स इज नॉट कम्यूटेटिव इन जनरल लिखा हुआ था। इन जनरल मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो इक्वल नहीं होता, लेकिन कुछ कुछ जगहों पे इक्वल भी रहता है, ठीक है। तो मेन चीज जो हमको यहाँ पे यूज करने वाली है वो है a इंटू बी इंटू सी। जब कैलकुलेट करना होगा तो हम पहले ए बी को कैलकुलेट करेंगे, फिर उसको बी के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अगेन वही एनसीईआरटी में उसी एग्जांपल के नीचे से उठाया गया। हाँ राघवेंद्र जी। सर वो डायगोनल मैट्रिक्स था ना, हाँ जो अभी हम लोग किए, जिसका ए बी देख लेता हूँ, ए बी इक्वल टू बी ए। हाँ ये डायगोनल मैट्रिक्स है, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है। तो कर सकते हैं कि हर डायगोनल मैट्रिक्स मतलब उसका सेम आएगा। यस हमेशा, ये नीचे लिखा भी हुआ है, हमेशा सेम आता है। नॉन डायगोनल में भी इक्वल आते हैं, नॉन डायगोनल का एक दो एग्जांपल मैं निकाल के रखूंगा या खुद ही बना लूंगा कुछ टाइम बाद। अभी फिलहाल ऑब्जर्व दैट मल्टीप्लिकेशन ऑफ डायगोनल मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर विल बी कम्यूटेटिव, तो ये हमेशा होता है, इट इज ऑलवेज ट्रू। ओके, तो ये अपना जो अभी नोट्स बनाओगे आप, तो उस नोट्स में इसको स्टार मार्क लगा के रखना। अच्छा, नोट्स बनाने के टाइम पे एनसीईआरटी को किसी भी लेवल पे छोड़ना नहीं है, राइट। एक एक लाइन पढ़नी है अच्छे से, उसके बाद अगर आप अरिहंत उठाते हो या क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करते हो या किसी कोचिंग का सीधा फाइल उठाते हो मैट्रिसेस का, वहां पे आपको देखने को मिलेगा मैक्सिमम कंटेंट जो है ना, एटलीस्ट जब सेम टॉपिक देख रहे हो तो सेम टॉपिक में आपको शायद ही कोई चीज अलग मिलेगी वहां पे। तो एनसीईआरटी बिल्कुल नहीं छोड़ना, बोर्ड्स के लिए भी कवर हो जाएगा और अच्छा खासा जेई का सिलेबस। अब लेवल ऑफ क्वेश्चंस तो हाई लेवल थोड़े प्रैक्टिस करने होंगे, बट व्हेन इट कम्स टू द बेसिक्स, तो आपको कोई भी मान लो एलन, फिट्जी, बंसल, कोई भी कोचिंग का जो मटेरियल होता है ना, उसमें वो शायद ही एनसीईआरटी का कोई चीज छोड़ते हैं। एनसीईआरटी की सारी चीजें कहीं ना कहीं वो इंक्लूड कर ही लेते हैं। सो मूविंग फॉरवर्ड, बात करते हैं जीरो मैट्रिक्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिसेस का। ये चीज क्यों पढ़ना है हमें, तो ये लाइन पढ़िए, वी नो दैट फॉर रियल नंबर्स a, b, अगर दो रियल नंबर है a और b, और अगर a b का प्रोडक्ट जीरो है, जैसे अपन क्वाड्रेटिक में खूब करते थे ये सब, x+2 इंटू x+3, जब ये इक्वल टू जीरो होता था तो आप क्या बोलते थे, आप क्या, मैं भी बोलता हूं कि x+2 इज इक्वल टू 0 और x+3 इज इक्वल टू 0, बोलते हैं कि नहीं, कि दो चीजों का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है तो या तो पहला वाला वैल्यू खुद 0 होगा या फिर दूसरा वाला वैल्यू खुद 0 होगा, दोनों में से कोई एक को 0 होना ही पड़ेगा, राइट। तो यहां पे भी वही चीज लिखा हुआ है, फॉर रियल नंबर्स a एंड b, इफ ab इज इक्वल टू 0
देन या तो A 0 होता है या फिर B 0 होता है. दिस need not be true for matrices. लेकिन ये जरूरी नहीं है कि मैट्रिसेस में ये चीज हमेशा होगी. एग्जाम्पल के लिए ये एग्जाम्पल आपके सामने है 0 0 -1 2 3 0 5 0. जब इसका मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है, हमको एक जीरो मैट्रिक्स मिला है. जब हम यहाँ पे ए बी कैलकुलेट किए तो हमको उसमें सारे एलिमेंट जीरो मिले. सारे एलिमेंट जीरो मिले मतलब जीरो मैट्रिक्स तो है वो. लेकिन क्या मेरा ए जीरो मैट्रिक्स था? नहीं. क्या मेरा बी जीरो मैट्रिक्स था? नहीं. तो आपने यहाँ पे क्या सीखा कि दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट अगर मुझे एक जीरो मैट्रिक्स आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि दोनों में से कोई एक जीरो होगा. जरूरी नहीं है. ये बिल्कुल हो सकता था गाइस. एक एग्जांपल लेता हूं. मान लो मैं इसमें से ए मैट्रिक्स जो ऊपर दिख रहा है ना, ए मैट्रिक्स को मैं जीरो कर देता हूं. बी मैट्रिक्स जो है उसको वैसे ही रखता हूं. तो यहां पे अगर आप ए बी कैलकुलेट करोगे तो आपको नल मैट्रिक्स मिलेगा. ये ट्रू है. ठीक है. अगर हम एक और दूसरा एग्जांपल उठाए, अगर मैं यहां पे ए मैट्रिक्स ऊपर वाला जो क्वेश्चन है उसको ही लिख लेते हैं. अब बी मैट्रिक्स को मैंने नल मैट्रिक्स बना दिया. यहां पे मल्टीप्लाई करोगे तो ऑब्वियस सी बात है यहां पे भी आपका ए मैट्रिक्स जो होगा, ए बी मैट्रिक्स जो होगा नल मैट्रिक्स आएगा. ठीक है. तो ये चीज तो ट्रू है कि दोनों में से एक अगर जीरो मैट्रिक्स है तो प्रोडक्ट हमेशा जीरो आएगा. लेकिन अगर प्रोडक्ट जीरो आया है इसका ये मतलब नहीं है कि दोनों में से कोई एक जीरो होगा. दोनों नॉन जीरो भी पॉसिबल है. दोनों नॉन जीरो भी पॉसिबल है. बस कंडीशन ऐसा होता है मल्टीप्लाई होकर ऐड वेड होकर कुछ पॉजिटिव नंबर्स होंगे, कुछ नेगेटिव नंबर्स होंगे, तो ऐड वेड होकर वो जीरो बन जाएगा. एम आई क्लियर आउट हियर? क्या ये एग्जांपल समझ में आया आप सबको? ये कुछ बेसिक प्रेजेंस ऑफ माइंड वाला चीज होगा कि वहां आंख बंद करके जल्दी जल्दी में जीरो मत कर देना. ठीक है. ओके. ये लास्ट स्लाइड होगी और ये क्वेश्चन आपको होमवर्क रहेगा. तो ये लास्ट स्लाइड है पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ मैट्रिक्स. इसका यूज जनरली क्वेश्चन में खूब मिलता है. तो सब कुछ नाम में ही छुपा हुआ है. वैसे तो मैट्रिक्स में पॉजिटिव इंटीग्रल पावर, पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या हुआ भाई? नेचुरल नंबर. राइट. तो अगर एक मैट्रिक्स है और उसके ऊपर जो पावर है वो एक नेचुरल नंबर है तो आप उसको कैसे डील करोगे? एग्जांपल के तौर पे अच्छा, एंड मोर इंपॉर्टेंटली इट हैज टू बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स. इट्स लाइक कि अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, जैसे कि ये वाला केस ले लेते हैं 1 और 2, तो दिस इज अ 2 क्रॉस 1, दिस इज अ 2 क्रॉस 1. यहां पे अगर हम ए स्क्वायर की बात करें तो यहाँ पे ए स्क्वायर नॉट डिफाइन होगा. हाँ, यहाँ पे ए स्क्वायर नॉट डिफाइन होगा. तो ये जितना भी रिजल्ट दिख रहा है ये सारे के सारे दिख रहे हैं एक स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए. तो ए स्क्वायर का मतलब a इंटू ए. अब जैसे अपन वेरिएबल में एक्स स्क्वायर का मतलब x इंटू एक्स होता था, तो यहाँ पे एक मैट्रिक्स के ऊपर स्क्वायर लगा है तो वो मैट्रिक्स खुद के साथ मल्टीप्लाई होकर आया है. ठीक है. अब वो मल्टीप्लीकेशन कब एग्जिस्ट करेगी गाइस? जब वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा. जब एक मैट्रिक्स खुद के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और रिजल्ट में आपको ए स्क्वायर मिल रहा है, तो ये तभी पॉसिबल है जब वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है. सेम इज द केस विथ ए क्यूब. ए क्यूब मतलब a इंटू ए इंटू ए. ठीक है. a टू द पावर m. a टू द पावर m का मतलब वो a जो है वो m टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है. और ये सब के सब जो होंगे ना, ये सब का जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट will be of order n. राइट. तो अगर मान लो कि आपके पास एक ए मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है 4 क्रॉस 4 का, तो ए का स्क्वायर, ए का क्यूब, ए का पावर 10, ए का पावर 1000, सारे के सारे ए के पावर्स भी 4 क्रॉस 4 के ही रहने वाले हैं. ठीक है.
सेकेंड चीज a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, सेम मैट्रिक्स के ऊपर अगर अलग अलग पावर है और वो मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप उस केस में क्या कर सकते हो, उस मैट्रिक्स के ऊपर उन दोनों पावर्स को ऐड करके लिख दो, वही आपका फाइनल आंसर होगा। ये सब बेसिक कह सकते हो एक्सपोनेंट एंड पावर वाला फंडा लग रहा है। a टू द पावर m होल टू द पावर n, तो मैट्रिक्स के ऊपर पहले पावर m लगा हुआ था और फिर उस पूरे के ऊपर पावर n लगा हुआ था, तो उस केस में आप दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई कर दो और उसको मैट्रिक्स के ऊपर लगा दो, वहां से भी आपको सेम वैल्यू ही मिलेगा। एंड लास्टली मोस्ट इंपॉर्टेंट, अपन जैसे नॉर्मली बात करते हैं क्लास 8 में एक्सपोनेंट एंड पावर में a टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 प्रोवाइडेड a इज नॉन जीरो, बोलते थे ना। अब यहां पे एक मैट्रिक्स के ऊपर अगर पावर 0 लगा हुआ है तो आपको मिलेगा i, और ये i क्या होता है, तो i तो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, i हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, ठीक है। सो यहीं पे ये नोट लिखा हुआ है कि नोट दैट फॉर अ यूनिट मैट्रिक्स ऑफ एनी ऑर्डर, किसी भी यूनिट मैट्रिक्स का जो किसी भी ऑर्डर का होता है उसमें i टू द पावर m इज ऑलवेज इक्वल टू i, बिकॉज आइडेंटिटी मैट्रिक्स की खासियत होती है कि वो भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, वो भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब इसमें क्या होगा ना गाइस कि अगर आप एक ए मैट्रिक्स मान लो हमने लिया 1 2 3 4 1 2 3 4 2 क्रॉस 2 का, तो ए स्क्वायर में 1 2 3 4 नहीं आएगा, लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स की खासियत ये होती है कि i का पावर कितना भी रखोगे, i टू द पावर एनीथिंग will result in i, उसकी वैल्यू i ही रहने वाली है। तो वही चीज यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है, एनीथिंग में जो पावर है, पावर शुड बी अ नेचुरल नंबर, ठीक है ना। सो नोट दैट फॉर अ यूनिट मैट्रिक्स ऑफ एनी ऑर्डर i टू द पावर m इज इक्वल टू i फॉर ऑल m बिलोंगिंग टू n। क्लियर है? तो ये कुछ छोटी मोटी चीजें हैं जो आप खुद भी टेस्ट करके देख सकोगे, खुद भी टेस्ट करके मान लो कि हमने एक स्क्वायर इज इक्वल टू नॉट डिफाइन, क्या क्या कह रहे हो अंजन सर ए का वो स्क्वायर किए हैं तो नॉट डिफाइन कैसे हो गया? a का पावर 0 नहीं ऊपर सर, ये a का पावर 2 किया है ना, हाँ नॉट डिफाइन लिखे हैं कैसे? कहाँ पे नॉट डिफाइन लिखा हो? अच्छा ये इधर लिखा हो, इसके लिए लिखा हो, ये इसके लिए लिखा हो। सर वो बताइए ना थोड़ा, मेरा नेटवर्क। ये एक्चुअली क्या है अंजन की, ये जो मैंने मैट्रिक्स लिया था ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है ना, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2। यस सर, नहीं है। यहाँ पे ए स्क्वायर कैलकुलेट करोगे तो क्या उसमें वो डिफाइन होगा? नहीं होगा, क्योंकि ए आपका 2 क्रॉस 1 है, अगला ए जो होगा वो भी आपका 2 क्रॉस 1 का होगा। तो यहाँ पे अगर आप इसकी वैल्यू देखोगे तो ये वैल्यू 1 है, ये वैल्यू 2 है, सेम नहीं है ना, ये सेम नहीं है, तो सेम नहीं होगा तो ये डिफाइन होगा क्या? नहीं होगा डिफाइन। तो ए स्क्वायर वगैरह, ए स्क्वायर, ए क्यूब, ये सब कब डिफाइन होंगे? ये सिर्फ और सिर्फ तभी डिफाइन होंगे जब आपको ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स मिलेगा। हाँ सर हम लोग यहाँ पे सर ए का जितना पावर ले रहे हैं सब मतलब नेचुरल नंबर है, इसको फ्रैक्शन और नेगेटिव क्यों नहीं ले सकते? फ्रैक्शन और नेगेटिव अभी कहीं ना कहीं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का जो प्रोसेस आपको बताया था, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस बताया था। अब नॉर्मल मैथ्स की अगर बात करें तो हम कोई नंबर होता है 1/2, तो 1/2 का कोई भी पावर कैलकुलेट किया जा सकता है, बट यहाँ पे मैट्रिक्स के अलग अलग पावर्स कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पावर कैलकुलेट करना कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई करके ही कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वो सारे पावर्स इसीलिए यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। अच्छा दूसरी चीज, मैट्रिक्स अल्टीमेटली किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, इस चीज को भी समझो, किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। हमारी लास्ट क्लास में इसमें अच्छी खासी डिस्कशन हुई थी, वो एक पर्टिकुलर सेट ऑफ वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है। तो उस तरीके की वैल्यूज अगर मल्टीप्लाई होते जा रही है, ठीक है ना, जैसे मान लो कि आपके क्लास के मार्क्स थे मैथ्स के, तो अगर मैंने जो मैट्रिक्स बनाया वो आपके क्लास के मार्क्स के सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो और दूसरी क्लास में भी सेम सेट ऑफ मार्क्स है, तीसरी क्लास में भी सेम सेट ऑफ मार्क्स है, तो वहां पे वो केसेस क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं। तो इसीलिए अगर आप थोड़ा इमेजिन करोगे तो ये जो सिनेरियो है इसमें सिर्फ मल्टीप्लिकेशन ही पॉसिबल है, यहाँ पे कभी डिवीजन भी पॉसिबल नहीं है। आप सेट ऑफ वैल्यूज को यहाँ पे डिवाइड नहीं कर रहे होगे, ठीक है। तो मैट्रिक्स जिस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है दैट इन्वॉल्व्स ओनली मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन।
डिवाइड नहीं हो सकता, जैसे कि नहीं। होता है ना 5/2, तो उसको 5 × 1/2 लिखा जा सकता है, तो सारा का रेसिप्रोकल लेके फिर उससे मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो वाली कॉन्सेप्ट एकदम अलग है। आप इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स को यहाँ पे मत डालो। मैंने लास्ट क्लास में भी बोला था कि मैट्रिक्स एक नंबर नहीं है। अब जैसे ए मैट्रिक्स, ये 1 1 2 लिखा, क्या हम इसको एक वैल्यू अलॉट कर सकते हैं? दैट वैल्यू इज डिटर्मिनेंट, जो कि कंप्लीटली अलग कॉन्सेप्ट है। राइट नाउ हम एक मैट्रिक्स को एक नंबर डिफाइन या एक नंबर नहीं देते हैं। हाँ, मैट्रिक्स एक सेट ऑफ वैल्यूज होता है, और इसीलिए सेट ऑफ वैल्यूज का इनवर्स क्या होगा? लॉजिकली बताओ, सेट ऑफ वैल्यूज का इनवर्स क्या होगा क्या? पॉसिबल नहीं होना चाहिए, राइट? अब आगे जाके हम इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ते हैं, लेकिन उसका कंडीशन क्या है, कैसे निकलता है, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है? एज ऑफ नाउ द थिंग व्हिच आई शुड बी वेरी क्लियर इन माय माइंड इज कि ये जो जैसे फ्रैक्शनल पावर्स हो गए, ये क्यों नहीं पॉसिबल है? बिकॉज ये एक पर्टिकुलर सेट ऑफ डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, और अगर हमको हर जगह से सेम सेट ऑफ डेटा मिलेगा तो चीजें मल्टीप्लाई होते रहेंगी, तो इसीलिए हम मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे। बाकी इस मल्टीप्लिकेशन का यूज कैसे हुआ, ये मल्टीप्लिकेशन इसी तरीके से क्यों हुआ, ये अगर आप एक बार एनसीईआरटी अच्छे से रीड करोगे ना, अभी जब आप लोग क्लास के बाद रीड करना है एक बार, आपको वहीं पे आपको क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। किस तरीके से वो टेबल बनाया गया, उस टेबल को मल्टीप्लाई करने से वो इक्वेशन कैसे आते हैं, तो बहुत सारी चीजें वहां पे उन्होंने लिखी हुई, ठीक है? तो वो आप स्क्वायर मैट्रिक्स को वो ऊपर में स्क्वायर मैट्रिक्स को घेर के ऊपर में नेचुरल नंबर लिखे, इसका मतलब यही ना कि उसका जो पावर होना चाहिए वो नेचुरल नंबर होना चाहिए। हाँ, मतलब ये तो मैं नेचुरल नंबर ये पॉजिटिव इंटीग्रल के लिए लिख रहा था, वो फिर मैंने स्क्वायर का ब्रैकेट डाला, ये जो पॉजिटिव इंटीग्रल है इसका मतलब ये नेचुरल नंबर होगा, पॉजिटिव इंटीग्रल का मतलब नेचुरल नंबर। और वो मैं बता रहा था कि इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इट शुड बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है? सिद्धांत पूछ रहा है कि सर जैसे दो मैट्रिसेस के मल्टीप्लिकेशन से फाइनल मैट्रिक्स जो आता है, वैसे ही रिवर्स पॉसिबल है, मतलब किसी मैट्रिक्स से दो मैट्रिक्स फॉर्म करना जिससे मल्टीप्लिकेशन से पहले वाला मैट्रिक्स आए। सिद्धांत बिल्कुल पॉसिबल है, वो हम आगे देखेंगे। अब उसका लॉजिक भी होता है, आप ये कहीं ना कहीं हम नेक्स्ट क्लास में पॉसिबल होगा, जब a इंटू बी इज इक्वल टू आई होता है, जब a इंटू बी आई होता है, दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन से आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है, तो उस केस में हम a और b को कहते हैं इनवर्स ऑफ ईच अदर, इनवर्स ऑफ ईच अदर। एज ऑफ नाउ लेट्स लीव दिस पार्ट, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है? ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन विल बी होमवर्क फॉर यू, और अगली क्लास से हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स से आगे बढ़ेंगे, ठीक है? एज ऑफ नाउ अब आपको छोटा सा काम क्या दे रहा हूं, केमिस्ट्री की क्लास ऐसे भी कैंसिल है, अगले फ्राइडे को भी कैंसिल रहेगी, सो अब आपको आज थोड़ा सा अच्छे से एक्सरसाइज 3.2 जो है ना उसको करना है, एनसीईआरटी से ही करो, आर.एस. अग्रवाल या आर.डी. शर्मा है तो अभी उससे प्रैक्टिस करो, साथ ही साथ में अवंती का मॉड्यूल का अगर आपने नहीं लिया है अभी तक सेंटर पे आके, तो मैं एटलीस्ट कोशिश करता हूँ कि सौरभ सर से लेकर इस चैप्टर का मॉड्यूल का सॉफ्ट कॉपी आपको भेजूं, ठीक है? इस चैप्टर का मॉड्यूल का सॉफ्ट कॉपी भेजूं ताकि आप वहां से क्वेश्चंस करना थोड़ा शुरू कर दो। बट इंपॉर्टेंट चीज जो मैं चाहता हूं सब कोई करे, अगर मैं देखो आफ्टर एक्सरसाइज ये देखिए, तो ये हमारा जब एक्सरसाइज 3.1 खत्म हुआ तो इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 6 से शुरू हुआ है, ठीक है? और एग्जाम्पल नंबर 6 से शुरू होने के बाद जब मेरा अगला एक्सरसाइज शुरू हुआ है तो एग्जाम्पल नंबर 19 तक गया है, एग्जाम्पल नंबर 19 तक गया है। तो यहाँ पे दो चीजें हैं, आपको अगर क्वेश्चन ही देखना है तो एनसीईआरटी एग्जाम्पल
6 to 19 ये सारे होने चाहिए। गाइस मैट्रिसेस चैप्टर इन जनरल भी बड़ा इजी चैप्टर है, ठीक है, तो इतना कुछ ज्यादा हाई लेवल क्वेश्चन इसमें है नहीं, बट बेसिक्स शुड बी वेरी क्लियर। जब मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स मिक्स हो जाता है तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन बढ़ता है, बट स्टार्टिंग पार्ट यही है। आशीष सेंटर सुबह 9 साढ़े 9 बजे से शाम के 5:30 बजे तक खुला हुआ मिलेगा। हाँ आनंद, अगली क्लास अब सैटरडे को है। एग्जाम्पल 6 to 19 पहला चीज, और एक्सरसाइज 3.2 ऑल 22 क्वेश्चंस, उसके अंदर 22 क्वेश्चंस हैं, ऑल 22 क्वेश्चंस कंप्लीट। अगर आप लोग चाहो तो मैं क्लास को और 10-15 मिनट एक्सटेंड करके 1-2 स्लाइड्स जो बनाए हैं ट्रांसपोज के वो भी डिस्कस कर सकता हूँ। बोलिए क्या चाहते हो, व्हाट डू यू वांट? केमिस्ट्री की क्लास तो है नहीं, तो आप कहीं ना कहीं आज फ्री हो आप लोग। पीडीएफ और रिकॉर्डिंग, पीडीएफ तो अभी डाल दूंगा, रिकॉर्डिंग आधे घंटे के अंदर, रिकॉर्डिंग आधे घंटे के अंदर। चलो कोई नहीं, तो मैं यहीं पे फिर एंड करता हूँ, ठीक है। आपका काम आपको मैंने बता दिया कि ये आपका टास्क होगा। एनसीईआरटी का पीडीएफ चाहिए, हाँ भेज देता हूँ, लेकिन दिक्कत ये होगी ना कि एनसीईआरटी का मेरा पूरा बुक का पीडीएफ है मेरे पास, तो इट विल बी अ बिग फाइल। स्टिल आई कैन सेंड, नो प्रॉब्लम। आप डाउनलोड कर पाओगे कि नहीं, दैट इज इश्यू। लैपटॉप में डाउनलोड कर लेना, तो मैं एनसीईआरटी का पीडीएफ भेज देता हूँ सबसे पहले। दूसरी चीज आई विल ट्राई, एक बार मैं सौरभ सर से पूछ लेता हूँ, अगर उनके पास इसका पर्टिकुलर इस चैप्टर का सॉफ्ट कॉपी है तो एटलीस्ट वो भेजे, ताकि आप लोग थोड़ा सॉल्व कर पाओ, ठीक है। राघवेंद्र ने वो एनसीईआरटी की वेबसाइट ही भेज दिया है, बट राघवेंद्र जनरली वो जो चैप्टर वाइज वाली जो फाइल होती है ना एनसीईआरटी वाली, उसमें बहुत सारे प्रिंटिंग मिस्टेक ज्यादा होते हैं। मेरे पास जो फाइल है उसमें प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है, तो इसीलिए मैं वो नहीं फॉलो करता। मेरे बुक में बैकग्राउंड में आपको वो भी नहीं लिखेगा दिस नॉट बी पब्लिश्ड। सब मैट्रिक्स क्या होता है आशीष, सब मैट्रिक्स क्या होता है मेरे को नहीं पता, हो सकता है कि कोई बुक में कहीं पे छोटा सा कुछ दिया हो, मैंने अभी नोटिस नहीं किया है। चलो गाइस, so I'll end the session here. It has been almost 2 hours now. Take a break. आप ब्रेक लेके जब तक उठोगे तब तक वीडियो मोस्ट में भी अपलोड हो चुका होगा। I'll upload the video by 12:30. क्लियर है? So thank you everyone. मिलते हैं अगली क्लास में। Do complete this task. It has somewhere around 40 questions. Not 40, 35, 36 questions.